ठीक ही हुआ है दिल्ली का, अभी बस आप आए हो तो ठीक हो गया। मैं कल रात को गाजर का हलवा खा रही थी दिल्ली में। When you eat bad, feel good. Sports is a kind of a meditation. 100%। जितना मीठा खाओ, स्पेशली एंजाइटी के टाइम पर, उतना एंजाइटी बढ़ना ही बढ़ना है। आप इमेजिन कर लो व्हाट इज द वर्स्ट दैट कैन हैपन। मेरा मानना है कि इन्फ्लेमेशन सब डिजीज की जड़ है। करवा चौथ का फास्ट था तो क्या है कि जैसे जब से मेरी शादी हुई है तो मैं देखना चाहता था कि ये कितना मुश्किल है वाइफ के लिए, तो मैं साथ में रख लेता हूँ। तो मुझे लगता है फास्टिंग है मेरे लिए, इट डजंट मैटर। आई थिंक फास्टिंग कैन वर्क ब्रिलियंटली फॉर यू। और मैं हमेशा कहती हूँ कि फास्टिंग को मेडिकल गाइडेंस के अंदर ही करना चाहिए। तो इतना कुछ मुश्किल है नहीं। मुझे नहीं लगता कि किसी को भी दूध लेना चाहिए। They will die. Reducing lifespan within 1 year goes down by 50%। सवेरे जितना भी आप सिंपल शुगर और कार्ब कम कर लो, you will live long and healthy। और ये जो कॉमन चीजें हैं ये इतना बड़ा इम्पैक्ट डाल सकती है लोगों की लाइफ में। गट ब्रेन को इंस्ट्रक्शंस देता है, स्टॉप शुगर। If you take food as medicine, your medicine will become your food. तो उसका आइडियल आंसर है कुछ नहीं लेना चाहिए। उसे एक्सेप्ट। हम वेलकम करते हैं वन एंड ओनली डॉक्टर विशाखा का हमारे गो सेल्फ मेड शो। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द गो सेल्फ मेड शो। वेल, आज ये जो वीडियो है ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये आपके लिए एक फ्री कंसल्टेशन है। क्या आपने कभी सोचा है कि आप कितना जी सकते हैं? क्या आप 100 साल जी सकते हैं? क्या आपकी बॉडी 200 साल जी सकती है? आप कहोगे ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? वेल, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो शायद हमने कभी सोची भी ना हो। क्या अगर किसी इंसान को कोई बीमारी हो गई तो क्या वो डिसीज रिवर्स हो सकती है? हम कैसे कभी भी बीमार ना पड़े? अगर कोई मोटापे से परेशान है तो उसका मोटापा खत्म कैसे हो सकता है? डायबिटीज अगर हो गई है, थायराइड हो गया है तो ये ठीक कैसे हो सकता है? और हमें कभी कैंसर ना हो ये कैसे हो सकता है? किसी इंसान के जीन्स के अंदर, जेनेटिक्स के अंदर अगर कुछ प्रॉब्लम है, मान लीजिए मम्मी पापा दोनों को डायबिटीज है, तो क्या बच्चे को भी डायबिटीज होगी? इन सारे सवालों का आपको जवाब मिलने वाला है। आपको ये वीडियो एंड तक देखना भी चाहिए और अपने सारे फ्रेंड सर्कल के साथ शेयर भी करना चाहिए, क्योंकि ये एक आई ओपनिंग वीडियो होने वाला है। आज मैं आपको मिलवाने वाला हूँ एक ऐसी डॉक्टर से जो सिक केयर में बिलीव नहीं करती, हेल्थ केयर में बिलीव करती है। जब भी हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, हम एक ऐसी इंटेंट से जाते हैं कि हम बीमार हैं, हमें दवाई चाहिए। क्या हमने कभी सोचा कि मुझे ज़्यादा जीना है इसलिए मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, या डॉक्टर इसलिए गाइड करेंगी मुझे? बट ये डॉक्टर आपको गाइड करने वाली हैं। हम वेलकम करते हैं वन एंड ओनली डॉक्टर विशाखा का हमारे गो सेल्फ मेड शो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन थैंक यू सो वेरी मच। बट बहुत सारे लोग हैं जो आपकी जर्नी से भी इंस्पायर होने वाले हैं, जो आपकी जर्नी अभी नहीं जानते। जैसे आपने अभी हम बात कर रहे थे तो आपने बोला कि डॉक्टर सिक केयर करते हैं और मैं एक ऐसी डॉक्टर हूँ जो हेल्थ केयर करती है। सो व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट इज योर जर्नी बी लाइक? तो ये लोग भी जानना चाहेंगे। ज़रूर, थैंक यू पुष्कर। मेडिकल स्कूल में जहाँ हम 6 साल पढ़ते हैं, हमें यही पढ़ाया जाता है कि लोगों को ठीक कैसे करें जब वो बीमार हो। जी, दैट्स व्हाई वी कॉल इट सिक केयर। तो आपको वायरल हो गया, मलेरिया हो गया, सर्जरी करानी हो, जो भी, यू कम टू अस एंड वी विल, आई मीन सर्जरी आई विल रेफर यू, बट आई विल ट्रीट यू फॉर दैट। तो यही मानना है कि अगर हम बीमार हो तभी हम डॉक्टर के पास जाएं, दैट इज सिक केयर। जो ज़रूरी है, उसका महत्व है, मैं भी करती हूँ, एब्सोल्युटली इम्पॉर्टेंट। लेकिन हमें प्रिवेंशन, डिजीज प्रिवेंशन कैसे करते हैं, ये नहीं सिखाया गया कभी भी। दैट इज हेल्थ केयर। पुष्कर बिल्कुल ठीक है। अभी आप मेरे को पूछ रहे थे पॉडकास्ट के पहले कि आई वांट टू लिव टू बी 100 या 200, ये पॉसिबल है कि नहीं? जी, वो हेल्थ केयर हो गया, क्योंकि आप बीमार नहीं हो। आपको सिर्फ ये पता लगाना है कि मैं 20 साल, 30 साल, 50 साल और कैसे रहूं ताकि मुझे डिजीज ना हो। दैट इज व्हाट आई डू। 2 थिंग्स, डिजीज प्रिवेंशन, और अगर आपको डिजीज है, अगर आपको मोटापा है, आपको डायबिटीज है, फैटी लिवर है, पॉलीसिस्टिक हो, जो भी है, हम रिवर्स कैसे कर पाए भी या नहीं, और अगर कर पाए तो कैसे कर पाए। तो दैट इज व्हाट वी डू। लाइफस्टाइल डिजीजेस को रिवर्स कैसे करें ताकि आपका नॉट ओनली लाइफ स्पैन लेकिन हेल्थ स्पैन ज़्यादा हो, क्योंकि हु वांट्स टू लिव टू 100 बेड पैन पर, या पूरी दिन ब्रेकफास्ट लंच डिनर में सिर्फ मेडिसिन खाकर या हॉस्पिटल में जाकर, किसको नहीं जीना है? लॉन्जेविटी का मतलब यही है कि उसके साथ हेल्थ स्पैन भी हो, कि हेल्थ भी आपकी, क्वालिटी ऑफ हेल्थ भी अच्छी हो, तब मतलब है, नहीं तो there's no point in living long. That's what I like to do. So जो आपने हेल्थ केयर की बात बोली, एज अ डॉक्टर हम कभी डॉक्टर के पास इसलिए नहीं जाते, या मैंने किसी डॉक्टर से आज तक नहीं पूछा होगा कि भाई मैं ज़्यादा कैसे जीऊँ। हमें तो कोई प्रॉब्लम हो गई, फीवर हो गया, भाई आप मुझे मेडिसिन दे दीजिए और आई विल बी ओके।
बट अभी जैसे आपने बोला कि ये पहली बात तो जब हम बात करते हैं कि अगर हम एक एवरेज लाइफ स्पैन की बात करते हैं तो इंडिया का एवरेज लाइफ स्पैन 70 इयर्स के आसपास आता है 70.6 आई थिंक। हाँ, तो 70 से पहली बात तो उसे 100 कैसे किया जा सकता है और क्या ये किया जा सकता है, एक इंसान कितना जी सकता है, इसके ऊपर आप क्या बोलना चाहेंगे? तो आजकल साइंस आई थिंक इतनी प्रोग्रेस हो गई है कि साइंस हमको ये कहता है कि जी सकते हैं हम, नॉट ओनली लाइफ स्पैन बट हेल्थ स्पैन जिसकी हम बात कर रहे थे, तो वो हो सकता है। लेकिन हो सकता है मतलब वी कैन शो यू द वेज, हम आपको टूल्स दे सकते हैं, हमको बायो हैकिंग जो कहते हैं वो हम आपको दे सकते हैं, लेकिन आपको भी तो करना है। यू कैन टेक अ हॉर्स टू द वाटर, यू कैन मेक इट ड्रिंक फ्रॉम इट। तो इतने लोग हमको कहते हैं कि अरे हम लेजी हो गए, एक्सरसाइज नहीं होगी हो रही है, स्लीप हमारा नहीं, सो वी कैन गिव यू द टूल्स, लेकिन आपको मेहनत करनी होगी। तो अगर आप इतने एंथुजियास्टिक हो कि आप कर सके, देयर इज नो रीजन व्हाई आपको बोथ लाइफ स्पैन और हेल्थ स्पैन नहीं मिले। मैं देखता हूँ जैसे हमारी फील्ड में फाइनेंस की अगर मैं बात करूँ, सो वॉरेन बफे क्यों है? क्योंकि वो 90s में है। ऑल्दो उन्होंने शेयर्स कोका कोला के खरीदे थे, वो प्रमोट करते हैं, बट मुझे नहीं लगता वो पीते होंगे। वो बस नहीं पीते। पीते होते तो जीते नहीं। किसको नहीं पीना चाहिए? नहीं पीना चाहिए, राइट? नहीं। बट अगर हम यहाँ पर देखें कि इंडियन वॉरेन बफे, राकेश झुंझुनवाला जी आपके बॉम्बे से ही थे, बट अब ही इज नो मोर। सो इतना कुछ एम्पायर क्रिएट किया बट आप उसे एंजॉय नहीं कर पाए। बिल्कुल। और आप वॉरेन बफे बस इसीलिए नहीं बने क्योंकि आप जिए नहीं। अगर राकेश झुंझुनवाला जी जीते तो वेल्थ की टर्म्स में उन्हें बीट करते हैं, क्योंकि कंपाउंडिंग ऐसे ही काम करती है। सो जब मैं पैसे कमाने की बात करता हूं तो मुझे समझ आता है हेल्थ इज वेल्थ। ऑफ कोर्स, ज्यादा जियोगे तभी उसे एंजॉय कर पाओगे। आप वॉरेन बफे तब बनोगे जब आप 90s में पहुंचोगे। तो 90s में पहुंचेंगे कैसे? AQI दिल्ली का अभी बस आप आए हो तो ठीक हो गया। मैं यहीं रह जाती हूँ। वरना एक हफ्ते पहले तो हम 500-600 बड़ा नॉर्मल देख रहे थे, अभी इट इज लाइक 100-150 राइट नाउ, बट 500-600 मतलब इट इज एक्सट्रीम। यस। सो हाउ वी कैन लिव, जो आपने बोला हम बायो हैकिंग टूल्स दे सकते हैं, व्हाट आर दोज टूल्स? और आपने बोला आपको करना पड़ेगा, तो क्या करना पड़ेगा? मैं ये AQI में वैसे आज सवेरे लोडी गार्डन्स में रन करके आई हूँ, बहुत अच्छा लगा। वहाँ पे कितना था? आई डोंट नो, आउट इन द ओपन लोडी गार्डन्स में, मैंने चेक नहीं किया। आपने चेक नहीं किया? Okay. क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि मैं चेंज तो नहीं कर पाती हूँ, आई एम नॉट इन अ हाउस, तो जो है सो है। राइट। ओके, लाइफस्टाइल के बारे में बात करते हैं। तो लाइफस्टाइल हैज मेनी पिलर्स। पहले तो हम अंडरस्टैंड कर ले कि जेनेटिक्स क्या है और लाइफस्टाइल पे हम क्यों इतना फोकस करते हैं। तो 2 थिंग्स, जेनेटिक्स जो हम अपने माँ बाप से, जीन्स ऑब्वियसली हम उनसे लेते हैं, राइट, एंड वी कांट चेंज आवर पेरेंट्स, तो जो है वो है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इफ योर पेरेंट्स हैड सर्टेन, अगर उनको हार्ट डिजीज था या आपको उनको डायबिटीज था, कि आपको होना ही होना है, दैट इज नॉट योर फेट, ये गलत बात है। तो हाउ डू वी चेंज दैट? दैट्स समथिंग कॉल्ड एपिजेनेटिक्स। एपिजेनेटिक्स मतलब genes load the bullet and your lifestyle pulls the trigger. So we prevent pulling the trigger by lifestyle. तो lifestyle में हम nutrition को focus में करते हैं. Then there is stress reduction, very very important. Sleep कैसे करना है, sleep पर क्यों ध्यान देना है, sleep is very very important pillar. Breathing कैसे करनी है, supplements कौन से देने हैं, और exercise क्यों करना है, क्योंकि लॉन्जेविटी के लिए, हेल्थ स्पैन के लिए ये सब 6 चीज़ करना ज़रूरी है, एंड सही तरीके से, राइट? सबकी लाइफस्टाइल थोड़ी अलग होगी, क्योंकि आपका गट माइक्रोबायोम मेरे से अलग है, आपका जेनेटिक पूल मेरे से अलग है, आपका ब्लड रिपोर्ट मेरे से अलग है। दैट बीइंग सेड, सर्टेन प्रिंसिपल्स सबके लिए सेम है। तो वी कैन टॉक अबाउट दोज प्रिंसिपल्स। फिर आप ये प्रिंसिपल्स के नॉलेज ले सकते हो। अगर आप सिर्फ उतना फॉलो करो आपको बहुत फर्क मिलेगा। फिर उसको अगर आप फाइन ट्यून करने वाले हो, फिर आप दूसरे चीज़ के लिए डॉक्टर के पास जाके कह सकते हो कि मैंने अभी इतना कर लिया, अभी इसके बाद क्या करना है। लेकिन अगर आपने इतना भी नहीं कर लिया तो बाकी का कोई फ़ायदा नहीं। फॉर इंस्टेंस, मैं अभी आई डोंट रिमेंबर, सम मैगजीन कॉल्ड मी अप एंड दे वर टेकिंग एन इंटरव्यू एंड सेड अभी लेटेस्ट सुपर फूड कौन सा है। ओके, Why are you asking me this question of superfood? ये इतना ट्रेंडिंग टॉपिक है इसलिए आप पूछ रहे हो।
मेरा अगर डाइट खराब है और मैं अगर प्रोसेस्ड फूड खा रही हूँ, कॉर्नफ्लेक्स खा रही हूँ सवेरे और बिस्किट खा रही हूँ और फिर मैंने अश्वगंधा ले लिया और टर्मरिक लाटे ले लिया और मशरूम्स ले लिए, कुछ फर्क पड़ने वाला है? कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला है। पहले बेसिक्स को ठीक करो, बाद में सुपर फूड ऐड करो, फिर आपको बहुत फर्क पड़ेगा। तो गेट योर बेसिक्स राइट फर्स्ट। ये डोंट गो बाय ट्रेंडिंग टर्म्स और सुपर फूड और सप्लीमेंट्स कौन से लेने हैं, अगर मैं मैग्नीशियम खा लूँ तो मुझे इतना फर्क पड़ेगा। कुछ नहीं होने वाला, पहले बेसिक्स। ऐसा एक ऑब्जर्वेशन भी है मेरा, और ऐसा इंटरनेट पर भी बहुत ज़्यादा चल रहा है कि जो इंडियन डाइट है, it is full of carbs. Yes. So we eat a lot of carbs and therefore we have become the diabetic capital of the world. हर चौथे आदमी को फैटी लिवर प्रॉब्लम है। Yes. हम ये सब डिस्कस कर रहे थे। तो ये फुल ऑफ कार्ब्स है और इसे कैसे चेंज किया जाए, क्या खाया जाए? मैंने कई सारे लोगों को देखा, जैसे अभी यहाँ पे पीछे हमने अभी बात करी तो आपने सुबह ब्रेकफास्ट में क्या खाया, तो अभी किसी ने बोला भैया मैं तो बिस्किट और चाय पी के आया हूँ। और मैंने ऑब्जर्वेशन करी कि सुबह सुबह दिल्ली में क्या ट्रेंड है, आप सैटरडे संडे देखोगे ना तो ये छोले भटूरे वाले जो होते हैं ना, ये इतने मतलब फुल होते हैं कि इनका 10 बजे तक सारा स्टॉक खत्म हो जाता है। सो ये छोले भटूरे खाना सुबह सुबह, आलू के पराठे खाना और चाय के साथ रस्क लेना, फैन लेना, मट्ठी लेना, ये बहुत ज़्यादा है। और लोगों को मुझे लगता है कि शायद उन्हें पता भी नहीं है कि उन्हें ब्रेकफास्ट में खाना क्या चाहिए। सो इसके ऊपर अगर हम बिल्कुल गेटिंग द बेसिक्स राइट्स की बात कर रहे हैं तो क्या खाना चाहिए, और जो ये इंडियन डाइट है फुल ऑफ कार्ब्स है, तो ये कितना सच है और उसमें क्या चेंजेस हो सकते हैं? 80 लाख, आज के दिन में 80 लाख इंडियन को डायबिटीज़ है, और ये नंबर में हम लोग प्री डायबिटिक्स को काउंट ही नहीं कर रहे। लोग जिसको इंसुलिन रेजिस्टेंस है उसको काउंट नहीं कर रहे। तो अगर हम उन सबको काउंट कर लेंगे, आई थिंक 80% ऑफ आवर पॉपुलेशन विल बी इन दैट। सो इट्स अ वेरी वेरी बिग नंबर, और प्रोजेक्शन ये है कि 2045 तक ये नंबर 80 लाख का 135 मिलियन होने वाला है। तो अगर आपको इवन गवर्नमेंट हेल्थ केयर स्पेंड्स कम करने हैं तो यू शुड फॉलो द बेसिक गाइडलाइंस। तो मैं आपको गाइडलाइंस बताती हूँ। पहले तो सवेरे जितना भी आप सिंपल शुगर और कार्ब कम कर लो, यू विल लिव लॉन्ग एंड हेल्दी। बेसिक प्रिंसिपल, मतलब चाय के साथ, कॉफ़ी के साथ वो शुगर जो आप ले रहे हो मत ले लो, और अगर लेना भी है तो थोड़ा ऑर्गेनिक शुगर या जैगरी ऐसे ले लो। हनी चाय कॉफ़ी में या सवेरे प्लीज़ मत लेना, उनका ग्लाइसीमिक इंडेक्स नॉर्मल शुगर की तरह या शायद थोड़ा ज़्यादा है, विच मीन्स उस आपको डायबिटीज़ या इंसुलिन रेजिस्टेंस होनी ही है, हार्ट डिजीज़ होनी ही है। तो देयर इज़ अ प्लेस फॉर हनी, आई एम नॉट सेइंग इट्स बैड, लेकिन नॉट सवेरे। तो सवेरे आपका ब्रेकफास्ट प्रोटीन रिच होना चाहिए। तो अगर आपको मूंग दाल चिल्ला, बेसन चिल्ला, इडली डोसा जिसमें कार्ब है बट कार्ब के साथ प्रोटीन है, राइस के साथ दाल है, और आप सांभर के साथ ले रहे हो, चटनी के साथ ले रहे हो, जितना भी आप सवेरे गुड फैट ले पाए, कोकोनट हो, ऑलिव हो, घी हो, उतना आपका ब्लड शुगर बैलेंस होगा, आपका हार्मोन्स बैलेंस होगा, आपका मोटापा इससे नहीं होगा। मोस्ट पीपल आर सो स्कैर्ड, अरे नहीं लो फैट मैं खाने वाली हूँ, मैं लो फैट बिस्किट ले रही हूँ, मैं लो फैट मिल्क ले रही हूँ। अरे मत लो, नॉर्मल मिल्क लो, कुछ नहीं होने वाला आपको। जो कुछ भी लो फैट है, हाई कार्ब है, हमको सिर्फ 3 मैक्रोज है, फैट, प्रोटीन, कार्ब। अगर आप लो फैट लोगे उसमें हाई प्रोटीन नहीं है, उसमें हाई कार्ब है, तो बाय डिफ़ॉल्ट आप एक्चुअली अपने बॉडी के लिए इतना सारा आगे जाके ख़राब करने वाले हो। तो इससे अच्छा आप लो फैट कुछ मत लेना, किसी को भी नहीं लेना चाहिए लो फैट, इवन पीपल विथ हार्ट डिजीज़। सिर्फ गुड फैट लो। तो अगर आप जो फूड में ओमेगा 6 और ओमेगा 9 है, जो हमारे कंट्री में मोस्ट लोग यूज़ करते हैं, उससे अगर आप उसकी मात्रा आप ज़्यादा लोगे तो आपको हार्ट डिजीज़ होनी ही है, आपको डायबिटीज़ होना ही है, मोटापन होना ही है। ओमेगा 3 लेना है बिल्कुल। लेकिन ओमेगा 6 और 9 इज़ व्हाट इज़ रैम्पेंटली यूज, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ये कंट्री में। मतलब सीड ऑयल्स, सनफ्लावर ऑयल, सफोला ऑयल, राइस ब्रांड, कनोला, आप किसी से भी पूछ लो कौन सा ऑयल यूज़ करते हैं, वो कहेंगे हम सफोला यूज़ करते हैं, सनफ्लावर यूज़ करते हैं। ये ऑयल्स नहीं यूज़ करना, आप ट्रेडिशनल ऑयल्स यूज़ कर लो, घी यूज़ कर लो, कोकोनट ऑयल यूज़ कर लो, मस्टर्ड भी फिर भी ठीक है लेकिन कच्ची घानी का। अगर आप ये ऑयल्स यूज़ करो आपको कोई डिजीज़ नहीं होगा। तो सवेरे आप प्रोटीन रिच फूड ले लो, लेकिन ये फैट में बना हुआ होना चाहिए, फिर पूरा दिन भी आपका ठीक जाएगा। जो लोग सवेरे चाय, कॉफ़ी 2 स्पून
शक्कर डाल के 4-5 बिस्किट लेके करते हैं या 3-4 स्लाइस ब्रेड लेके करते हैं, उनको एक और चीज़ होती है, 2-3 घंटे बाद उनको वापस टी कॉफ़ी की ज़रूरत होती है क्योंकि कैफीन का इफ़ेक्ट नीचे हो जाता है, और उनको और भी खाना चाहिए, और वो भी कार्ब रिच खाना, क्योंकि शुगर उसका ऊपर जाके क्रैश हो जाता है। और फिर बॉडी का यही है कि ओ माय गॉड शुगर क्रैश हुआ, हमको ज़्यादा कार्ब दो। तो ये विशियस साइकिल है, तो ये अगर तोड़ना है ये साइकिल, और ये ओबेसिटी का मेन रीजन है। ऑफ कोर्स, बिल्कुल सही, इसलिए हम इंटरमिटेंट फास्टिंग इतने लोगों को कहते हैं, क्योंकि ये साइकिल तोड़ता है ये। तो आपके एक बंदे ने कहा कि मैं सवेरे कुछ खा के नहीं आया हूँ, सबसे अच्छा, आप सबसे लंबा जीव ये पतला भी तो है देखो। हाँ। बट ऐसा है नहीं कि सुबह मतलब एनी मील यू कैन स्किप। मैं मतलब पर्सनली इट इज वेरी सब्जेक्टिव, ऑफ कोर्स इट इज, ह्यूमन टू ह्यूमन डिपेंड करता है, बट मुझे लगता है कि रात का अवॉइड कर लो, सुबह का अगर आप खा सको तो वो ऐसा मुझे लगता है, मुझे नहीं पता सही है गलत है। नहीं, सही है, लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ दीज थिंग्स आर नॉट कार्व्ड इन स्टोन। आपको अपनी बॉडी पर लिसन करनी चाहिए ना, यू लिसन टू इट। सो अगर आपको चाहिए कि नहीं, आई नीड माई मॉर्निंग फ्यूल, मेरे को ब्रेकफास्ट चाहिए, आप ब्रेकफास्ट खा लो, डिनर स्किप कर लो, और वो भी आपको हर रोज नहीं करना चाहिए। सी देयर इज समथिंग कॉल्ड मेटाबॉलिक फ्लेक्सिबिलिटी, व्हिच मींस आपको 7 दिन के लिए कुछ एक चीज नहीं करना चाहिए। तो जो लोग 7 दिन फास्टिंग करते हैं, वो मेरे बुक्स में अच्छी बात नहीं है। तो छठे दिन जलेबी खाओ या आप वो छोला भटूरा खा लो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जलेबी फ्राइड शुगर है, बट मुझे पता, आपने उसे सबसे वर्स्ट बोला तो मैंने इसलिए उसका नाम लिया। हाँ, पता है, वही रील पता नहीं कैसे वायरल होगी और कितनी वायरल होगी, लेकिन इससे अच्छा छोला भटूरा खा लो, उसमें प्रोटीन तो है थोड़ी बहुत। ठीक बात है। अच्छा, और ऑयल भी है, अगर ऑयल वापस रीफ्राइड नहीं करना। सी, फ्राइड फूड में ये प्रॉब्लम है, अगर आप कुछ भी फ्राइड कर लो ना, तो एक बार के बाद वो ऑयल फेंक दो, जो बाहर कभी नहीं होगा, रेस्टोरेंट में कभी नहीं होता। इसलिए हम घर में भी जब बनाते हैं, और ऐसे नहीं है कि हमारे घर में कभी फ्राइड फूड नहीं बनता है, व्हाई शुड आई लाई, जब हम यूज़ करते हैं, हम छोटे पतीले में फ्राई करते हैं, और ऐसे करते हैं कि फ्राई होने के बाद फेंका जाए वो ऑयल, क्योंकि रीफ्राइड करने से एक केमिकल है एल्डिहाइड, वो ज़्यादा हो जाता है, और दैट इज कार्सिनोजेनिक, वो कैंसर प्रोड्यूसिंग है। मतलब कैंसर का मेन कॉज है कि आप वन ऑफ द मेन कॉजेस, यस, बहुत कॉजेस है, इट्स वन ऑफ द मेन कॉजेस, यस, बट लॉट ऑफ पीपल, स्पेशली पीपल हु आर वर्किंग, हमेशा बाहर खाते हैं। तो ऐसे लोगों को अगर वो हर रोज छोला भटूरा खाएं, जो भटूरा वो ही ऑयल में, वो सड़क का आदमी या रेस्टोरेंट में 10 बार फ्राई कर चुका है, ये तो उसका हर रोज का हो गया, and that is cancer causing. Yes, so that is the problem. अब महीने में एक बार आपको खाना है, रास्ते का भी खाना हो खा लो, मैं कल रात को गाजर का हलवा खा रही थी दिल्ली में, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता ना कि दिल्ली में, बट वो बार-बार ऑयल में दिक्कत नहीं, क्या पता है, मतलब वो घी में होता है मोस्टली, बट वी डोंट नो ना हाउ इट इज डन, लेकिन आई एंजॉयड इट आल्सो, बट मैं हर रोज नहीं करती। एग्जैक्टली, तो जो कुछ भी करना है जुडिशियसली ऐसे कर लो कि हर रोज हैबिट ना हो, और थोड़ा थॉट प्रोसेस हो के, वी हैव ओनली वन बॉडी टू लिव इन, दैट्स योर टेम्पल। तो बी लिटिल केयरफुल कि अगर करना है, मैं ये कर रही हूँ, ठीक है, मैंने छोले भटूरे खा लिए आज, रेस्ट ऑफ द डे मैं हेल्दी कर लूंगी, तो बैलेंस हो गया। और उसके बाद मेरा ट्रेनर एक बात बोलता है, जब मैं जैसे कभी बता देता हूँ यार आज मैं ना घेवर खा लिया, मतलब दिल्ली का घेवर थोड़ा सा फेमस है, तो अब कहता है व्हेन यू ईट बैड फील गुड, खा तो लिया ही अब तूने, नाउ एट लीस्ट फील गुड, डू नॉट रिग्रेट, अब दोबारा से बैक टू द ट्रैक आ जाओ। आई एग्री विथ हिम 100%, 100%। जब कुछ, मैं सब पेशेंट को कहती हूँ, जब आप कुछ कर लो ना, डोंट फील सो गिल्टी। गिल्टी करने से वो खा भी लिया और फिर मजा भी नहीं हुआ कि अरे मैं इस अभी, क्या होता है, कॉर्टिसोल लेवल वो स्ट्रेस की वजह से बढ़ जाता है। कॉर्टिसोल लेवल बढ़ने से 2 थिंग्स हैपन। 1, कॉर्टिसोल इज ऑफ कोर्स अ फैट स्टोरिंग हार्मोन, तो जितना भी आपने खाया उससे डबल फैट स्टोर हो जाता है उससे, और कॉर्टिसोल स्ट्रेस की वजह से यू मेक्स यू हंग्रियर, तो आपको और भी खाने की, मतलब यू फील लाइक यू वांट टू ईट मोर। इससे अच्छा एंजॉय व्हाट यू ईटिंग ऑन इट्स ओन, योर बॉडी विल टेल यू कि इतना खाना है और नहीं खाने की जरूरत है। सो अभी थोड़ी देर पहले आपने ना मिल्क के ऊपर बात करी कि मिल्क लेना है तो लो फैट ना लेके नॉर्मल ले लो आप, मतलब वो नॉर्मल मतलब फुल क्रीम यू वर सेइंग। अभी एक A2 मिल्क बहुत ज्यादा फेमस हो रहा है, सो व्हाट इज द डिफरेंस? फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे नहीं लगता कि किसी को भी दूध लेना चाहिए। ओके, सो अबव जो बच्चे हैं टिल 12 इयर्स दैट्स ओके, क्योंकि उनका डाइजेशन की क्षमता बिल्कुल अलग है, वेरी डिफरेंट फ्रॉम यू एंड मी, तो
उनके लिए ठीक है। लेकिन कि पूरा दूध लेना चाहिए, बोन्स के लिए बहुत अच्छा है, ऑस्टियोपोरोसिस के लिए बहुत अच्छा है, कैल्शियम कहाँ से मिलेगा मुझे, बहुत सोर्सेज से मिलेंगे जो इन्फ्लेमेटरी नहीं है। अभी A2 क्या है, हमको 2 काइंड ऑफ प्रोटीन है मिल्क में, A1 एंड A2 केसीन प्रोटीन। ओके। A2 बहुत इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करता है। ये सब गाय बकरी जो भी है, Why are we saying milk is bad? क्योंकि इनमें हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं और उन्हें इंजेक्शंस भी दिए जाते हैं। यस, क्योंकि ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस हो, वो इंजेक्शन, वो हार्मोन्स मिल्क में जाते हैं, मिल्क आप पी रहे हो, तो दैट मीन्स यू आर हैविंग, दैट्स वाई अभी हम इतने बच्चे देख रहे हैं जो 10 साल 12 साल की उम्र में उनको पॉलीसिस्टिक ओवरी है, हार्मोनल डिस्टर्बेंस है, जो सवेरे सवेरे स्कूल जाने, मैं ब्रेकफास्ट नहीं खाती हूँ, बस मैं दूध पी के चली जाती हूँ जल्दी जल्दी, यू नो, एंड द मदर विल से कुछ तो पी लो, कुछ तो खा लो, यू नो, खाने की टाइम नहीं है तो क्या कर लो, दूध में 1 चम्मच मीठा कुछ भी डाल दिया, और सेटिंग अप अ स्टेज फॉर डिजास्टर फॉर दैट चाइल्ड। ये चाइल्ड आगे जाके उसको क्या होने वाला है। So what is that A2 milk? तो A2 मिल्क में A1 जो केसीन है वो अच्छा वाला केसीन है और वो बुरा वाला नहीं है, कम है, तो एक किस्म का मिलता है, एक किस्म का नहीं मिलता। हार्मोन्स उसमें नहीं होते, A2 में नहीं होते। हाँ, और होपफुली दैट्स व्हाट दे से कि एंटीबायोटिक्स भी नहीं है। ओके। तो इसलिए वो सब तो से हम बच जाते हैं। Okay. That being said, I still say you don't need to take milk. अगर आपको लेना है तो आप A2 ले लो, अगर आपको लेना है आप फर्मेंटेड मिल्क प्रोडक्ट ले लो, मतलब आप दही ले लो, क्योंकि एटलीस्ट गुड बैक्टीरिया है जो गट के लिए बहुत अच्छा है, और गट जैसे मैंने कहा एक पिलर है लॉन्जेविटी के लिए। तो ठीक है, अगर आप ले रहे हो आप दही ले लो A2 मिल्क से, वरना छोड़ दो मिल्क, नो प्रॉब्लम। सो अभी अब नाउ इट्स वेरी पर्सनल नाउ, सो कई साल हो गए, मतलब मैं दूध अवॉइड करता हूँ, दूध कभी कभी पीते हैं तो फिर वो मम्मी जो कढ़ाई वाला घर में बनाती है वो बड़ा अच्छा लगता है, खजूर वजूर डाल के वो पीते हैं। बट अब 2 चीज़ें हैं, एक तो मैं अपनी बेटी को दूध देता हूँ रोज सुबह, वो दूध पीती है, और शी विल टर्न 4 नाउ, एंड उसे हम जब दूध देते हैं तो दूध में एक हमने उसके लिए एक प्रोटीन मंगाया हुआ है, बच्चे का प्रोटीन, बहुत आधा चम्मच, आप आधा टीस्पून कह सकते हो, ½ टीस्पून डाल के देते हैं, तो इट बिकम्स अ प्रोटीन ब्लेंड। सो सुबह सुबह हम उसे वो देते हैं, अर्ली मॉर्निंग वो उसे डेली, उसका अब टेस्ट भी उसे वो हो गया कि मुझे ये सुबह सुबह चाहिए। तो आपने कहा मिल्क इज बैड, और अभी हम थोड़ी देर पहले बात जब कर रहे थे तो जैसे इट्स वेरी पर्सनल, बिकॉज मैं दही लेता हूँ, तो ब्रेकफास्ट में भी, लंच में भी, और कभी कभी डिनर में भी, मतलब मुझे एक कटोरी दही चाहिए। और मुझे ऐसा लगता था, मुझे नहीं पता ये ठीक है गलत है, कि वो मेरी गट के लिए अच्छा है, बट अभी जब हम बात कर रहे थे कि डेयरी प्रोडक्ट्स ही नहीं लेने चाहिए, सो व्हाई इज इट सो? क्योंकि मैं पनीर भी लेता हूँ, तो एज अ वेजिटेरियन मुझे लगता है कि थोड़ा सा प्रोटीन के सोर्सेज हैं, या तो बीन्स में है, चने छोले राजमा इन सब चीज़ों में है, या थोड़ा सा डेयरी में है, अदरवाइज ऑप्शंस नहीं है। ओके, तो जैसे मैंने पहले कहा कि हेल्थ इज पर्सनलाइज्ड, तो आपका क्वेश्चन है कि आपको अगर दूध लेना है या नहीं, बिकॉज यू आर वेजिटेरियन, तो मैं आपके लिए क्वेश्चन पूछती हूँ, आपको कोई गट की इशू है? नहीं, कोई भी नहीं। तो कॉन्स्टिपेशन नहीं है, लूज मोशंस नहीं है, ब्लोटिंग नहीं होता है, एसिड रिफ्लक्स नहीं होती, तो देन इट्स ओके फॉर यू। सो बहुत लोगों को पता नहीं लगता कि उनको गट की प्रॉब्लम है, और वो गट की वजह मिल्क है या लैक्टोस है या केसीन है, राइट? सो अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है, बट यू शुड ऑल्सो मेक श्योर कि आपका पनीर या कर्ड कम्स फ्रॉम A2। दैट मच यू शुड डू, बिकॉज इन्फ्लेमेशन तो है, और इन्फ्लेमेशन नाउ थैंक्स टू विद्या बालन सब लोग इन्फ्लेमेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, बॉलीवुड को ही लगा, मतलब ठीक है, जिसने भी फेमस कर लिया, लेकिन लोग तो बात कर रहे हैं इन्फ्लेमेशन की, क्योंकि मेरा मानना है कि इन्फ्लेमेशन सब डिजीज की जड़ है। ओके, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। तो सो इन्फ्लेमेशन को हिंदी में समझे तो सूजन बोलते हैं शायद, क्योंकि लोगों को समझाना पड़ेगा कि व्हाट इज इट। ओके, तो मैं कोशिश करती हूँ सिंपल में समझाना जरूरी है। ओके, ठीक है। तो देयर 2 काइंड्स ऑफ इन्फ्लेमेशन, एक अक्यूट इन्फ्लेमेशन होता है, एक क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होता है। अक्यूट इन्फ्लेमेशन क्या होता है? मेरे गले में कुछ अटक गया, मैं कोशिश कर रही हूँ उसको निकालने के लिए, नहीं तो अगर अटकेगा तो मैं ब्रीदिंग पाइप ब्लॉक हो जाएगा, मैं मर जाऊंगी, राइट? या मैं गिर गई और मेरे को कोई वुंड हो गया और ब्लीडिंग हो गई,
मेरे वाइट ब्लड सेल्स तभी चले जाएंगे ताकि वो क्लॉट कर पाए, नहीं तो मैं ब्लीडिंग होता रहेगा और मेरा रुकेगा नहीं। दैट इज इन्फ्लेमेशन। मेरे आँख में कुछ चले गया तो मैं आँख में पानी आना शुरू किया, दैट इज इन्फ्लेमेशन। दिस इज acute inflammation. Acute inflammation is good for you. Acute inflammation is life saving. नहीं तो हम ब्लाइंड हो जाएंगे, वो फॉरेन बॉडी निकलेगा नहीं, या चोकिंग हो जाएगा, या ब्लीडिंग हो जाएगी। So this is good inflammation. It's acute inflammation is life saving. So not all inflammation is bad for you. प्रॉब्लम ये होता है जब आपको मार नहीं लगा हो, या मार लग के बंद हो गया हो, और या कुछ चोक नहीं हो रहा हो, या जैसे बहुत लोगों को एलर्जी भी होती है अगर कुछ फेक पहन लिया, वो एक्यूट इन्फ्लेमेशन है। लेकिन ज्वेलरी नहीं है, लेकिन फिर भी इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा है, बहुत इचिंग हो रही है, तो ऑफेंडिंग एजेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपका बॉडी का इम्यून सिस्टम, वाइट ब्लड सेल उसको अटैक करता ही रह रहा है। तो वो लेकिन क्यों अटैक कर रहा है? फॉरेन बॉडी नहीं है, कुछ चोकिंग नहीं है, लेकिन फिर भी अटैक कर रहा है, वो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हो गया। और उसका रीजन लाइफस्टाइल। अगर आप ओमेगा 6 ओमेगा 9 बहुत ले लो डाइट में, अगर आप शुगर बहुत ले लो, अगर आप प्रोसेस्ड फूड बहुत ले लो, अगर आप बहुत स्ट्रेस्ड हो, आप एक्सरसाइज नहीं करें, ये सब क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में बदलता है। नाउ द प्रॉब्लम इज अक्यूट इन्फ्लेमेशन नॉट ओनली लाइफ सेविंग है, अक्यूट इन्फ्लेमेशन दिख जाता है। अगर जैसे मैंने 3-4 एग्जाम्पल दिए, वो आपको दिख जाएगा, राइट? आज सडनली इफ आई स्टार्ट माई स्टार्ट वाटरिंग, आपको दिख जाएगा। आप पूछोगे विशाखा आपको क्या हो गया है? क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन दिखेगा नहीं, तो हम क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन को साइलेंट किलर बोलते हैं, क्योंकि दिखता नहीं है। अभी हम लोग 5 लोग हैं ये रूम में, किसको क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होगा? आपको पता लगता है? हम टी शर्ट पे तो नहीं पहनते, कैसे पता लगेगा? लेकिन जो भी आदमी ओवरवेट है वो स्टेट ऑफ क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में है। कोई टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो यू वॉक इन टू माई क्लिनिक, मैं आपको देख लूँ और आप ओवरवेट हो, आप कहोगे कि डॉक्टर प्लीज़ मेरे को इतने टेस्ट करा दो, मेरे को देखना है कि मुझे इन्फ्लेमेशन है या नहीं, और मैं टेस्ट करा भी देती हूँ क्योंकि हम दूसरे इन्फ्लेमेशन स्पेसिफिक्स, लेकिन मुझे पता है कि ये बंदा स्टेट ऑफ क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में है। क्योंकि जब हम ओवरवेट हैं, तो ओवरवेट मतलब क्या, मोटापन क्या होता है? एडिपोज सेल, जो फैट सेल्स है, वो ज़्यादा मात्रा में होती है हमारी बॉडी में, राइट? और फैट सेल्स में इन्फ्लेमेशन की मार्कर ज़्यादा होती है, साइटोकाइन करके। ये कोविड में हमने बहुत सुना है, साइटोकाइन स्टॉर्म, आदमी मर गया क्योंकि साइटोकाइन स्टॉर्म हो गया, इन्फ्लेमेशन हो गई। दैट इज़ नथिंग बट इन्फ्लेमेशन इन योर फैट सेल्स। तो अगर आपके पास फैट सेल्स ज़्यादा हो, आपको साइटोकाइन ज़्यादा है, IL-6 ज़्यादा है, और वो इन्फ्लेमेशन, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन करानी, वो होनी ही होनी है। तो दैट्स व्हाई आई सेड कि वैनिटी के लिए वेट मत कम कीजिए, रिड्यूस योर वेट ताकि आपको डिजीज़ नहीं हो आगे। दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की वजह से डिजीज़ होनी है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की वजह से हार्ट डिजीज़ होती है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की वजह से फैटी लिवर होता है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की वजह से डायबिटीज़ होती है, सब कुछ क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की वजह से होता है। वो सब लाइफस्टाइल की वजह से होता है। सब लाइफस्टाइल, श्योर देयर इज अ 10% जेनेटिक मार्कर, लेकिन 90% एपिजेनेटिक्स है। तो ये आपके हाथ में है, तो आप क्यों नहीं कर लोगे? 100%। सो अब यहाँ से अगर इन क्वेश्चंस आते हैं, एक क्वेश्चन आ जाता है स्ट्रेस। सो लोग स्ट्रेस को बहुत लाइटली लेते हैं। स्ट्रेस के मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं, उसको कैसे कम करना उसके ऊपर हम बात कर सकते हैं। बट जब हम स्ट्रेस की बात करते हैं, लोगों को किसी भी वजह से चिंता हो सकती है, तो उससे जो बॉडी में हार्मोन्स डिस्टर्बेंस होता है, उसे एक बार आप समझाइए कि वो कितना सीवियर है। तो स्ट्रेस की वजह से फर्स्ट कॉर्टिसोल लेवल ऊपर जाता है। कॉर्टिसोल लेवल जब ऊपर जाता है तो ब्लड शुगर ऊपर जाता है। इतने लोगों को आपने देखा होगा एस्थमा के लिए स्टेरॉइड्स लेते हैं, या बोन्स के लिए अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ स्टेरॉइड्स लेता है, और उसकी वजह से उनको डायबिटीज़ हो जाती है। दिस इज ऑफ कोर्स टेम्पररी, जब तक दवाई हो। वैसे ही बॉडी में नेचुरली लॉन्ग टर्म ऐसे हो जाता है। कॉर्टिसोल ऊपर जाएगा तो ब्लड शुगर ऊपर जाएगा, इंसुलिन लेवल ऊपर जाएगा, तो सेम डिजीजेस होनी है ना। ये सब लाइफस्टाइल, इसलिए हम इसको लाइफस्टाइल डिजीजेस कहते हैं। तो बार बार चक्कर में हम यही बात दोहराएंगे कि स्ट्रेस के वजह से, गट के वजह से ये सब ही होता है। इंसुलिन बढ़ेगी, ब्लड शुगर बढ़ेगा, कॉर्टिसोल बढ़ेगा, एड्रेनल बढ़ेगा, और आपको क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होगा। दिस इज़ द वन थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड। जो भी आप खाते हो आपके मुंह में जाता है, जो भी निवाला आप लेते हो, आप स्ट्रेस अगर आप कंट्रोल में नहीं करते हो, आप स्लीप क्या करता है ये, अगर मेरा इन्फ्लेमेशन कम कर रहा है कि बढ़ाता है? Whatever I am having. Whatever you are having.
So whether it is beneficial for your body or it is not beneficial for your body. Yes, if you start thinking like that, ये direction में, तो आप बीमार नहीं होगे. लेकिन वो सोच बदलनी पड़ेगी. So एक saying है, if you take food as medicine, your medicine will become your food. कि इतनी दवाइयाँ खानी पड़ेंगी कि वो आपका खाना बन जाएगा. Yes. और मैंने लोगों का देखा कि जब लोग ट्रैवल करते हैं, so कई बार मतलब ऐसा होता है, हम ग्रुप टूर्स पे जाते हैं, तो मैं देखता हूँ लोग ना पूरा बॉक्स लेके चलते हैं. और मैं किसी और की बात नहीं करता, इनफैक्ट मेरे फादर अपना एक बॉक्स कैरी करते हैं. अब उनके दिमाग में क्या हो गया कि इस चीज़ के लिए मुझे दवाई लेनी है, इस चीज़ के लिए मुझे दवाई लेनी है. सो इज टू मच डिपेंडेंट ऑन द मेडिसिन. अब वो उनका जा भी नहीं रहा. और ऐसे ना मतलब घर की मुर्गी दाल बराबर भी होती है कि वो मेरी सुनते भी नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि डॉक्टर ने जो दिया, क्योंकि डॉक्टर तो सिक केयर कर रहे हैं. सो वो बहुत समझदार लोग हैं जो वो ऐसा बता रहे हैं, क्योंकि आपके ऐसे डॉक्टर्स कम है. ऐसे नहीं कि दूसरे डॉक्टर अपना काम नहीं कर रहे हैं. They're doing very good work. Very good, yes, yes. They're doing very good Yes. work, and like I said, sick care is very important. It's just that हमको mind shift करनी है. You can send your father to me. बदल देंगे. बट उनका वो अंदर से खुद होना चाहिए कि वो करना भी चाहते हैं, नहीं करना चाहते. बिल्कुल. तो मतलब जिम तो मुझे जाना पड़ेगा ना. बिल्कुल. ट्रेनर वहाँ पे है, वो सब समझ आ गया मुझे. बिल्कुल. सो अब जो स्ट्रेस की बात करी थी, तो स्ट्रेस कम कैसे हो सकता है? व्हाट पीपल कैन डू टू रिड्यूस देयर स्ट्रेस, बिकॉज आज की जो लाइफस्टाइल है या वर्क भी है जिस तरीके का, और हर आदमी का काम नहीं भी कर रहा, तो सोशल मीडिया ने भी स्ट्रेस क्रिएट कर रखा है लोगों की लाइफ में. उसने ऐसी ड्रेस पहनी थी, मुझे ऐसी ड्रेस पहननी है. वो कोई मेरा फ्रेंड गाड़ी ले आया तो मुझे गाड़ी लेकर आनी है, वो भी एक स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है. सो ये स्ट्रेस के रीजन बहुत सारे हो सकते हैं, बट वो स्ट्रेस कम कैसे करें लोग? तो अक्यूट और क्रॉनिक स्ट्रेस अलग बात है. अगर मैं अभी बैठी हूँ ये पॉडकास्ट में और मेरे को पॉडकास्ट के पहले नर्वसनेस हो रहा है, मैं कभी आपसे मिली नहीं हूँ, मुझे पता नहीं ये बंदा कैसे है, यू नो, इट्स गोइंग टू मेक मी फील कंफर्टेबल और नॉट, मेरे को नर्वसनेस हो रहा है. तो अगर आपको 5 मिनट में नर्वसनेस कम करनी है, एंग्जाइटी कम करना है, स्ट्रेस कम करना है, मैं आपको बताती हूँ कैसे करना. आप फोकस कर लो ब्रीदिंग पर. आपका हम इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं. आपका एक्सहेलेशन ऐसे होना चाहिए जो इनहेलेशन से लंबा हो. ओके. डजेंट मैटर कि 2 काउंट है, 4 काउंट है, जो भी आप कर पाए, क्योंकि किसकी लंग कैपेसिटी कम है, किसकी लंग कैपेसिटी ज़्यादा है. सपोज आप, मैं करके बताती हूँ, समझिए, 3 काउंट इन 6 काउंट बार, जैसे भी आप 2 सेकंड में इनहेल किया तो 4 सेकंड में एक्सहेल करो. बिल्कुल बिल्कुल, जो भी आपकी स्लोली एक्सहेल करो. स्लोली एक्सहेल. एक्सहेलेशन आपका इनहेलेशन से लंबा होना चाहिए. ओके. अगर आप ये कर पाओ, आपका बॉडी नेचुरली शिफ्ट होता है. हमारे बॉडी में 2 किस्म के नर्वस सिस्टम हैं. सिंपैथेटिक, मैं 2 मिनट टेक्निकल बात करूँगा. सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इज फाइट एंड फ्लाइट. मतलब मैं बहुत एंग्जाइटी में हूँ और मुझे भागना है, कोई कुत्ता ने मुझे चेस कर लिया, मुझे भागना है, तो बॉडी गोज इनटू अ स्टेट ऑफ फाइट एंड फ्लाइट. वो नेचुरल स्ट्रेस है जो आपके लिए अच्छा हो सकता है शॉर्ट टर्म के लिए. ओके. बट अगर ये मेरा पॉडकास्ट हो गया और मैं स्टिल फिर भी एंग्जाइटी मेरी जा नहीं रही है, तो क्यों नहीं जा रही है? बिकॉज माई बॉडी इज़ यूज टू बीइंग इन दैट स्टेट. तो अगर मेरे को कम करना है, अगर मैं ये किस्म की ब्रीदिंग कर लूँ, तो 5 मिनट में मेरा शिफ्ट हो जाएगा सिंपैथेटिक नर्वस से पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जिसको हम रेस्ट एंड डाइजेस्ट कहते हैं. तो इट विल मूव फ्रॉम फाइट एंड फ्लाइट टू रेस्ट एंड डाइजेस्ट 5 मिनट में. और किसी को पता भी नहीं लगेगा कि मैं कर रही हूँ. मैं अगर आपके लिए ठहर रही हूँ या कुछ भी, मेरा टेड टॉक हो, मेरे एग्ज़ाम है, एंग्जाइटी है, मैं बैठ के, किसको पता नहीं लग रहा है मैं क्या कर रही हूँ. 5 मिनट लगते हैं एंड आई गो इनटू अ स्टेट ऑफ पीस एंड काम. और ये मेडिकली प्रूवन है. And this is kind of a meditation also, because उसमें भी we are in a present. तो हमारा फोकस होता है कि हम प्रेजेंट में आ जाएं. क्योंकि जैसे आप ब्रीदिंग पे फोकस लेके जाओगे, आपका फोकस पास्ट और फ्यूचर से हट गया. बिल्कुल. और आप प्रेजेंट पे आ गए. बिल्कुल. बट अब कई लोग ऐसे होते हैं, इवन आई टॉक टू, जैसे मान लीजिए किसी लड़के का ब्रेकअप हो गया, अब वो स्ट्रेस में है एग्जाम्पल, हाँ, या किसी का बिजनेस में लॉस हो गया. अब उनको क्या है कि यार मुझे किसी के पैसे देने हैं, उसमें 4 चीजें सोचना, तो वो आदमी निकल नहीं पाता, बिकॉज वो अल्टीमेटली उसको लगता है कि भाई अब मेरे को ये तो करना ही है. सो मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला है, तो ही इज थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर, जो अभी हुआ नहीं है, शायद उतना बुरा हो भी ना. बट उस केस में एज हम सिर्फ ब्रीदिंग से क्या कंट्रोल में ला सकते हैं स्ट्रेस को? नहीं. So, but you have to make breathing, you have to make meditation for that patient a part of his practice हर रोज, ताकि वो
दिन ही ऐसा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से एक्टिवेट शुरू नहीं करे. सो ही हैज टू मेक दैट हिज प्रैक्टिस, स्पेशली इन द मॉर्निंग. फिर क्योंकि दिन की एंग्जाइटी तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, राइट? एंड जो रियल लाइफ जो उसको पैसे भरने हैं या कुछ करना है वो तो होना ही है. ऑन ब्रीदिंग एंड ऑल कुछ नहीं होगा. पॉइंट होता है थिंकिंग अबाउट समथिंग दैट दिस विल हैपन सो मच वर्स. Now I'll tell you, हम लोग क्यों कहते हैं कि गट पर फोकस करना चाहिए? क्योंकि गट और ब्रेन डायरेक्टली कनेक्टेड है. हम उसको बाई डायरेक्शनल कहते हैं, उसका जो कनेक्शन है. और मानो या ना मानो, गट ब्रेन को इंस्ट्रक्शंस देता है. ओके इट्स दे लाइक फ्रेंड्स हु टॉक टू ईच अदर. तो आपने देखा होगा, आपको जब एंग्जाइटी है, जब एग्जाम देने हैं, लूज मोशंस हो जाते हैं. कितने लोग को होते हैं? क्यों होना चाहिए? एंग्जाइटी तो माइंड में है, तो लूज मोशंस की क्या मतलब? देयर इज नो कनेक्शन, बट देयर इज कनेक्शन. सो व्हाट यू डू फॉर क्रॉनिक स्ट्रेस, यू मेक श्योर आपका गट हेल्थ ठीक हो. तो क्योंकि जब हमको एंग्जाइटी है तो क्या करते हैं? हम जंक फूड खा लेते हैं. हाँ, तो उससे गट और ख़राब होना है. तो तभी यू मेक श्योर आप प्रीबायोटिक्स ले लो, प्रोबायोटिक्स ले लो. यू मेक श्योर योर गट इज़ ओके, बिकॉज गट अच्छा होएगा, देन इट सेंस सिग्नल टू योर ब्रेन to at least be more calm and to think rationally. तो जब बहुत स्ट्रेस है वो रैशनल थिंकिंग चले जाता है, तो वो गट से शुरू होता है. So at that point when you're very anxious, you take probiotics. I tell all my patients, you take magnesium, you go into a state of calm. जो प्रॉब्लम है वो होनी ही है, वो तो डील करनी ही है, but at least you're giving your body strength to do it properly. Exercise. Exercise is so important long term stress के लिए. So whether you're also changing your hormonal status by exercising. Sleep पर focus करना है, because only then you can wake up in the morning and think properly. अगर आपने एक्सरसाइज बोला ना, तो मैं एक बार बैडमिंटन खेल रहा था और हमारा गेम इंटेंस हो गया. मैं ये बीच में इसलिए इंक्लूड कर रहा हूँ, कई लोगों को अच्छा लगेगा. तो इंटेंस हो गया, तो उस वक्त ये था कि 4 पॉइंट्स लेने हैं, ऐसा करना है, जीतने के लिए करना है, और हम पेयर में खेल रहे हैं, तो सारा फोकस वहाँ पे था. सो मान लीजिए कुछ मेरे पास कुछ स्ट्रेस का कोई रीजन था, बट उस वक्त मैंने सोचा कि यार अभी जब वो गेम ओवर हो गया, सो मैंने सोचा जब तक वो स्पोर्ट चल रहा था तब तक मैं कुछ और सोच ही नहीं रहा था. आई वॉज लिविंग इन प्रेजेंट. स्पोर्ट्स इज अ काइंड ऑफ अ मेडिटेशन. 100%. एंड नॉट जस्ट अ मेडिटेशन, इट इज अ मेडिकेशन ऑल्सो इन इटसेल्फ, क्योंकि वो बॉडी के लिए भी अच्छा है. और आप प्रेजेंट में भी हो. तो स्पोर्ट्स तो बहुत अच्छी चीज हो जाती है, किसी को जो भी पसंद है, टेबल टेनिस पसंद है, व्हाटएवर. सो कमिंग बैक टू योर पॉइंट कि जो होना है वो तो होना है. अब इसका भी एक रियल लाइफ एग्जांपल मेरी लव मैरिज हुई, तो वो स्ट्रेस के फेज से एक लॉन्ग टर्म क्रॉनिक फेज से मैं निकला हुआ हूँ. तो एवरी डे व्हाट इज द वर्स्ट दैट कैन हैपन, वो मैं सोचता था. तो एक दिन मैंने एक डेल कार्नेगी की किताब पढ़ी. उस किताब में, उसमें वो किताब है हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग. उसमें एक चैप्टर है जिसमें उन्होंने बोला है कि आप इमेजिन कर लो व्हाट इज द वर्स्ट दैट कैन हैपन. बुरे से बुरा क्या हो सकता है, और उसे एक्सेप्ट कर लो. बुरे से बुरा क्या हो सकता है और उसे एक्सेप्ट कर लो, एंड आप देखोगे आपकी 80% स्ट्रेस लेवल्स डाउन हो जाएंगे, स्ट्रेस का रीजन डाउन हो जाएगा. अपने इमेजिन करो अपने ब्रेन को कि यार अब तो ये हो गया, बुरे से बुरा तो ये हो सकता था, ये हो गया, जबकि वो हम इमेजिन कर नहीं पाते. हम सोचते हैं नहीं भी, वो फाइट रहता है दिमाग में. सो स्ट्रेस के लिए, क्योंकि स्ट्रेस लोग बहुत नॉर्मली इग्नोर कर देते हैं, बट मैंने अपने फादर को क्रॉनिक स्ट्रेस की स्टेज में देखा है बिकॉज ऑफ हिज बिजनेस फेलियर्स और प्रोबेबली समथिंग लाइक दैट. और फिर फैमिली में भी कई सारे रिलेशनशिप वाले स्ट्रेस देखे हैं. सो ये सब देखने, ऑब्जर्वेशन की वजह से मुझे समझ आता है कि अल्टीमेटली जो होना है वो होना है. हाँ बिल्कुल. आप जो बता रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप अपने आप को इन्वॉल्व रख सकते हो. जैसे आपने ब्रीदिंग से शुरू किया, ब्रीदिंग, देन इन्वॉल्विंग योरसेल्फ इन सम काइंड ऑफ एक्सरसाइज और स्पोर्ट्स, कि आप उस चीज से थोड़ा सा दूर रहो. बिल्कुल. एंड जितना शुगर लोगे आप, उससे इन्फ्लेमेशन बढ़ेगा, उससे एंजाइटी बढ़ेगी. और लोग स्ट्रेस कम करने के लिए चॉकलेट खाते हैं. हमेशा कोई मीठा खाते हैं, लेकिन जितना मीठा खाओ स्पेशली एंजाइटी के टाइम पर, उतना एंजाइटी बढ़ना ही बढ़ना है. व्हाई वी डोंट गिव चिल्ड्रन विद ADHD शुगर? जो बच्चे को अटेंशन डिफिसिट है, जो एंजाइटी, बच्चे लोग को, फर्स्ट थिंग वी टेल द पेरेंट्स, जो भी बच्चा मेरे पास आए, स्टॉप शुगर. सेम अडल्ट में भी वही है, बच्चे में भी वही है. तो फोकस ऑन द लाइफस्टाइल थिंग्स. आधी तो एंजाइटी कम हो जाएगी, बिकॉज योर बॉडी ओनली विल टीच यू कि मुझे ये जो प्रॉब्लम है, हाउ कैन आई टैकल इट. अब मैं किसी और की शुगर
एडिक्शन की क्या बात करूं, मैं खुद ही शुगर एडिक्ट हूँ तो मैं अपनी बात करता हूँ। तो मैं जैसे मुझे थोड़ा सा ऐसा होता है कि शुगर चाहिए किसी भी फॉर्म में, और मैंने बीच में ट्राई किया कि मैं कार्ब्स को कम करूं, तो मुझे ये भी दिखा कि यार मुझे कार्ब्स भी चाहिए होते हैं। तो ये मेरी बॉडी एडिक्ट हो चुकी है, उसे हम धीरे धीरे करके मैनेज करेंगे, और मैं कर भी रहा हूँ। तो मैंने उसका सब्स्टिट्यूट क्या निकाला, जैसे बीच में कि एग्जाम्पल प्रोटीन शेक है, यू टेक 1 स्कूप ऑफ प्रोटीन, वो मीठा होता है, तो मेरी मीठी की क्रेविंग खत्म हो जाती है। बट अगेन उसमें जो वो शुगर है, वो आर्टिफिशियल शुगर है, क्या वो चलेगा? और समटाइम्स आई टेक फ्लेवर्ड योगर्ट। तो उसका आइडियल आंसर है कुछ नहीं लेना चाहिए। ओके। या लेकिन जो इंसान शुगर के बगैर काम कर ही नहीं सकता, तो देन टू वीन ऑफ आर्टिफिशियल शुगर थोड़ा ठीक है, स्टार्टिंग में होता है, धीरे धीरे कम हो जाता हाँ, है। जैसे तो अभी ठीक कुछ है। फ्रूट भी खा लिया तो ओके हो गया, शुगर मेरे को मिल गया। बट शुगर तो मैं फील करता हूँ कि मैं एडिक्ट हूँ, हाँ। कि मुझे कुछ भी चाहिए। ओके, सो लेट्स ब्रेक इट डाउन। क्यों एडिक्ट हो आप? वो मैं क्योंकि काफी टाइम से ले रहा हूँ, वो ईयर्स हो गए उसे करते हुए। आप सवेरे सवेरे क्या खाते हो? नहीं, अब तो बहुत कंट्रोल्ड है। अब सुबह सुबह तो खैर गर्म पानी पी लिया, उसके बाद मैं एग्जांपल एलोवेरा जूस या कुछ इस तरीके के हेल्थ ड्रिंक लेता हूँ, और उसके बाद मैं प्रोटीन लेता हूँ आफ्टर दैट वर्कआउट, एंड फिर मैं सुबह सैलेड खाता हूँ। वेरी गुड। सो सैलेड में मैं क्या खाता हूँ, बीन सैलेड होता है, उसमें पोमीग्रेनेट होता है, उसमें एप्पल होता है, उसमें कैरेट होता है, उसमें बीटरूट होता है, और उसमें जितनी भी बेरीज मिक्स करके वाइट बढ़िया सा बनाती है, बढ़िया सा बनाती है। उसके बाद थोड़ी देर बाद चीला विद ग्रीन चटनी एंड दही, और उसमें फिर ऑल्टरनेटिव्स आ जाते हैं, कभी साउथ इंडियन बन गया, मतलब कुछ अच्छा बनेगा जिसमें प्रोटीन होगा। वेरी गुड। ये ब्रेकफास्ट है। पुष्कर आप इधर आ जाओ। नहीं मतलब ये मैंने ओवर द इयर्स सीखा है। एक चीज थी आपने जो बोला कि जूस इज नॉट गुड फॉर यू। Yes. सो देयर वाज अ फ्रूट जूस इज नॉट गुड फॉर यू। स्टेज ऑफ माय लाइफ जिसमें मैं 2-3 साल तक फ्रूट जूस ले रहा था। फिर मेरी लाइफ में चेंज ये आया कि मैंने फ्रूट जूस की जगह वेजिटेबल जूस लेना शुरू किया। अभी मैंने वो भी छोड़ दिया, पता नहीं क्यों, कि मेरी वाइफ ने बोला या पता नहीं मैंने कुछ सुना कि आई एम नॉट हैविंग एनी जूस राइट नाउ। सिर्फ मैं एलोवेरा या कुछ डिटॉक्स जूस जैसे कुछ जूसेस लेता हूँ। बट इज वेजिटेबल जूस आल्सो बैड? यस एंड नो। अगर आपको गट की प्रॉब्लम है, अगर आपको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, तो एक्चुअली वेजिटेबल जूस बिकॉज द फाइबर इज सो मच, उसको वर्स कर सकता है। और हम उसे ज्यादा नहीं छानते। हाँ, तो इसलिए ना, तो बहुत फाइबर हुआ। तो फाइबर गट के लिए बहुत अच्छा है। इट्स एक्चुअली फूड फॉर द बैक्टीरिया। देयर इज समथिंग कॉल्ड शॉर्ट चेन फैटी एसिड जो फाइबर में होता है, जो गट बैक्टीरिया का फूड है। तो जितना फाइबर दो अपने गट को, उतना वो गुड बैक्टीरिया ग्रो करते हैं, ये SCF के वजह से। जिन लोगों को इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, या जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन या डायरिया है, उन लोगों को थोड़ा परहेज करना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा फाइबर उसको बैकफायर करता है। तो उन लोगों को नहीं लेना चाहिए। बाकी लोगों के लिए बहुत अच्छा है। ओके, सो बाकी लोगों के लिए बहुत अच्छा है अगर आप वेजिटेबल जूस लेते हो। और वेजिटेबल जूस में तो मुझे सब कुछ चलता है, करेला डालो, आंवला डालो, अब जूस बन गया, वो पी लो। मैं तो पी लेता हूँ। मेरे लिए नहीं चलेगा, बट ठीक है, वेरी गुड। मेरी भाई बस करेला नहीं लेती, बाकी तो मुझे तो चलता है। गुड, वेरी गुड। सो ये हो गई जूस की बात, क्योंकि जूसेस में शुगर लेवल बहुत हाई होते हैं। बिल्कुल। सो वो मैंने क्यों कम किया, उसका रीजन क्या था कि जैसे मैंने जूस पिया, वो मुझे हाई एनर्जी देता है, बट उसका शायद ग्लाइसेमिक इंडेक्स मुझे नहीं पता क्या रहता है, बट वो बहुत जल्दी शुगर क्रैश भी करता है। उसमें भी प्रॉब्लम सेम है। Vegetable juice. Even I feel like that. Maybe because you were using vegetables with high glycemic value. Carrot and beetroot उसका main ingredient है। हाँ, तो फिर beetroot is very sugary, no? तो इसलिए। लेकिन अगर आप green vegetable juice लो, तो आपको नहीं फर्क पड़ेगा। बिल्कुल। वो green तो फिर नहीं। अभी आपने कहा मेरे को कुछ भी होता है करेला। पूरा green नहीं देखना चाहिए, वो देखना रेडी चाहिए। अच्छा, ओके। वो उसमें वो लौकी डाल देती है, कुछ भी डाल देती है, बट बीटरूट क्या होता है ना, कलर दे देता है। हाँ। एक्चुअली फूड के साथ मैंने देखा अगेन एन ऑब्जर्वेशन कि आप जो भी खाना देखोगे, आप उसे अच्छा तब मानते हो जब वो रेड होता है। ऐसा एक ऑब्जर्वेशन है। मतलब मैं साइकोलॉजी की पढ़ाई करता हूँ, तो मैं इसको ऑब्जर्वेशन ही करता रहता हूँ। आप देखो, इवन ऑल द नॉनवेज पीपल प्रिपेयर, आई डोंट नॉट ईट नॉनवेज, बट उसे वो हमेशा रेड ग्रेवी में रखेंगे। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि रेड ही रखना, येलो भी हो सकती है ग्रेवी, बट वो रेड रहेगा। जो पनीर की सब्जियां होंगी वो रेड होंगी, तो वो रेड अट्रैक्ट करता है, पता नहीं क्यों। ऐसा मुझे जस्ट एन ऑब्जर्वेशन। But we actually eat with our eyes. It's our sense. हाँ, सो वो अगर आप एक पीली सब्जी रख दोगे, एक लाल रख दोगे, तो आपको लगेगा लाल वाली ज्यादा टेस्टी है। Could be. No, you're probably right. अभी मैंने एक चीज किया, जैसे ना, एक मुझे मंचिंग की हैबिट थी
मंचिंग में मैं जैसे आप अगर मेरे कैबिन में भी जाओगे तो आपने मेरे को स्ट्रॉबेरी ऑफर किया था, वो भी लाल है। हाँ, वो अभी हम बात करेंगे। जो आपने मुझे बोला था कि वो टॉक्सिक है, वो आपने 12 फूड्स की बात करी थी, वो मेरा क्वेश्चन रहेगा। अच्छा ठीक है। सो बीच में भी क्या हुआ, नट्स की मेरे को आदत पड़ गई। सो मैंने अपने बच्चे को बचपन से पंपकिन सीड्स, क्योंकि मेरी टेबल पे यही होता है हमेशा, पंपकिन सीड, मखाना, ड्राई फ्रूट्स, कुछ कुछ देता रहता हूँ। तो उसमें बहुत ज्यादा कैलोरीज होती है। सो जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं, दे आर वेरी हाई इन कैलोरीज। सो क्या उन्हें खाना चाहिए? क्या उन्हें एज अ मंचिंग ले सकते हो? पहली बात तो ये है। बिल्कुल ले सकते हैं। पहले तो मैं कैलोरीज में बिल्कुल बिलीव नहीं करती। ओबेसिटी की बात करें तो ओबेसिटी इज नॉट कैलोरी इन वर्सेस कैलोरीज आउट। सब लोग आके पूछते हैं कि कितने कैलोरीज मुझे खाने चाहिए दिन में। ऑनेस्टली मुझे कैलोरी गिनना भी नहीं आता। ओके, यू कैन मेक एवरीबडी लूज वेट, everyone be metabolically healthy, heart disease be reversed, everything by just telling them कि आपको मैक्रोस पर फोकस करना है। जितना प्रोटीन, कार्ब, फैट है उसका बैलेंस रखो, वेट लॉस हो जाएगा, फैट लॉस हो जाएगा। डोंट फोकस ऑन कैलोरीज। तो ये जो आपने मुझे पूछा ना, कैन वी मंच विथ नट्स एंड सीड्स, बिल्कुल यू कैन मंच, बिकॉज कैलोरीज हाई होंगे लेकिन कैलोरीज कहाँ से आते हैं उसमें? कार्बोहाइड्रेट से, वर्चुअली नथिंग। ज्यादा प्रोटीन एंड गुड फैट, बट दे गुड फैट। तो गुड फैट यू विल नेवर बी एबल टू ओवरईट। ओके, अगर कोई आपके सामने भटूरा रख दिया, या समझो आप नेटफ्लिक्स देख रहे हो और लेस का चिप्स है या जो भी चिप्स है, पूरा बैग खत्म हो जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा। आप आमंड्स या वॉलनट्स कितना खाओगे? एक मुट्ठी भर, 2 मुट्ठी भर, उसके बाद कभी नहीं खाओगे, हो ही नहीं पाएगा। राइट, दिस ओनली हैपेंस विद गुड फैट। ओके, तो आपका बॉडी को पता लग जाएगा। अब जैसे आपने गुड फैट की बात करी, तो गुड फैट में ना चीज क्या आती है या नहीं आती? मेरे हिसाब से नहीं आती, क्योंकि इट कम्स फ्रॉम मिल्क। क्योंकि जैसे भी हम जब भी 5 स्टार्स में जाते हैं तो ब्रेकफास्ट में या कभी भी आप देखोगे चीज प्लेटर्स होते हैं। सो पीपल टेक चीज। 5 स्टार्स में कॉर्नफ्लेक्स भी होता है, व्हीट फ्लेक्स भी होता है। फिर होता तो सब कुछ। हाँ। बट मतलब स्पेशली आप चीज प्लेटर ऑर्डर भी करते हो, डिपेंड करता है। तो बस मुझे पता नहीं कि उसे लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, क्योंकि डेयरी तो आजकल मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग अवॉइड ही कर रहे हैं। अवॉइड करना भी चाहिए। और डेयरी में अगर आपको चीज मेरे जैसे बहुत पसंद है तो देन यू शुड हैव गोट चीज, या व्हाट इज द अदर वन, गोट चीज इज वेरी लो इन लैक्टोज। ओके, सो यू कैन डू दैट। सो चाहे गोट चीज हो, शेडार हो, या बाकी सब वेरी हाई इन लैक्टोज, वेरी हाई। सबसे ज्यादा सोडियम एक बहुत ज्यादा होता है चीज में, प्रोसेस्ड होती है। तो वो सोडियम कितना इम्पैक्ट करता है बॉडी को? क्यों आप डर रहे हो सोडियम से? मैं तो पूछ रहा हूँ। हाँ नहीं, लेकिन आम जनता क्यों डरती है सोडियम से? व्हाट इज द परसेप्शन कि ज्यादा सोडियम से ब्लड प्रेशर बढ़ेगा? कुड बी, यस, राइट। अभी मैं आपको कुछ और बताती हूँ। जिसको ब्लड प्रेशर है उनको आप बोल दो शुगर बंद कर दो, बिल्कुल, ओके, ब्लड प्रेशर नीचे आना शुरू हो जाएगा। शुगर बंद कर दो, सॉल्ट जितना खा रहे हो खा लो। आई एम नॉट सेइंग एक्स्ट्रा सॉल्ट खाओ, जितना खा रहे हो नॉर्मल खा लो। शुगर करने से, हम शुगर जब खाते हैं क्या होता है, जस्ट नाउ आई सेड कि इंसुलिन बढ़ता है, क्योंकि शुगर खाने से ब्लड शुगर बढ़ेगा। फिर दैट इज नॉर्मल, सबका बढ़ता है, अगर डायबिटिक हो या नहीं सबका बढ़ता है। फिर इंसुलिन बढ़ेगा वो शुगर नीचे करने के लिए, अगर नहीं ऐसे नहीं हुआ तो हम सब डायबिटिक होंगे। तो फिर इंसुलिन बढ़ना है तो नीचे लाने के लिए व्हेन यू ईट शुगर, किडनी में भी ऐसे होता है। आपका किडनी विल increase the insulin, and because of the insulin water and insulin goes up. Insulin goes up, your salt goes up because of that, and because of that your blood pressure goes up. Means main culprit शुगर है। शुगर है। शुगर इज पॉइजन। यस, नाउ दिस इज नॉट, शुगर इज पॉइजन तो एस्टैब्लिश्ड है। शुगर इज पॉइजन मतलब डिमेंशिया होती है, कैटरैक्ट होता है, स्किन में प्रॉब्लम्स होती है, इसलिए डायबिटिक्स को इतने बॉयल्स फरंकल्स जो हील नहीं होते हैं वो होता है। शुगर गिव्स यू हार्ट अटैक, शुगर गिव्स यू फैटी लिवर, शुगर इज पॉइजन एस्टैब्लिश्ड है, राइट? तो स्वीट शॉप्स बंद हो जानी चाहिए। नहीं, क्यों? आप 80-20, आप लाइफ को मत बंद कर लो ना। आप 80-20 रूल फॉलो कर लो। 80% आप क्लीन खा लो, 20% आपको आपके हलवे खाने हैं, या आपको चना भटूरा लेना है, या मिठाई लेनी है, ले लो। एवरीथिंग इन लाइफ शुड बी बैलेंस। यहाँ पर उल्टा हो रहा है, हम लोग 80% खराब खा रहे हैं और 20% क्लीन खा रहे हैं। प्रॉब्लम ये है, तो रेशियो बदल दो एंड एंजॉय योर लाइफ, ठीक होगा। बट टू रिड्यूस
ब्लड प्रेशर, आई टेल ऑल माई पेशेंट्स स्टॉप शुगर एंड 3 दिन में देखोगे, आई एम नॉट सेइंग ऑल पेशेंट्स में, क्योंकि सब पेशेंट्स हैव क्रॉनिक किडनी डिजीज, तो उनमें प्रॉब्लम है, लेकिन उनको सॉल्ट भी कम करना होता है, लेकिन मोस्ट पेशेंट्स में अगर आप शुगर बंद कर दो, उनका ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। और ये किसी ने नहीं बताते उनको। यूरिक एसिड में यही प्रॉब्लम है। कितने लोगों को गाउट होता है? यूरिक एसिड, अरे प्रोटीन बंद कर लो, प्रोटीन बहुत हैवी है। नहीं, शुगर बंद कर लो, यूरिक एसिड कम हो जाएगा। ओह, सो प्रोटीन को कल्प्रिट बोलते हैं? गलत बात है। और ये तो अभी साइंस ने भी, अभी साइंटिफिक जर्नल्स में भी अभी ये बात अभी एस्टैब्लिश्ड हो गई है, पब्लिश हो गई है, लेकिन ट्रिकल होने में, कॉमन आदमी तक पहुंचने में टाइम लगता है। बट ऐसा मैंने देखा है कि जो लोग यूरिक एसिड की कंप्लेंट करते हैं, जब भी वो राजमा खाते हैं, चने खाते हैं, वो बोलते हैं यार ये एसिडिक हो रहा है और इससे ब्लोटिंग भी होती है। तो इसमें कितनी सच्चाई है? लेकिन ब्लोटिंग और यूरिक एसिड में कोई संबंध नहीं। पता नहीं, वो एसिडिक बोलते हैं कि मतलब वो अगर राजमा खा रहे हैं तो दे फील एसिडिक इनसाइड। सो देयर आर पीपल हु फील एसिडिक विद ऑल लेंटिल्स। ये यूरिक एसिड का कोई संबंध नहीं है। लॉट्स ऑफ पीपल फील लेंटिल्स में कुछ है जो फाइटेट्स जिसको हम कहते हैं, उसके वजह से ऑक्सलेट्स एंड फाइटेट्स, लॉट ऑफ पीपल कांट डाइजेस्ट ऑक्सलेट्स एंड फाइटेट्स और उनको ब्लोटिंग हो जाती है, एसिडिटी होता है, वो रियल प्रॉब्लम है। लेकिन उसका और यूरिक एसिड से कोई संबंध नहीं। बट उसके डाइजेशन का कोई कैटलिस्ट है जो उसे डाइजेस्ट कर सके उसके साथ लेने के लिए? हाँ बिल्कुल। आप गट को ठीक रखो, क्यों आपको प्रॉब्लम होना चाहिए? क्यों मैं डाइजेस्ट कर सकती हूँ और आप नहीं डाइजेस्ट कर सकते? मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ। हाँ, तो क्यों, मतलब आपका गट ठीक से काम नहीं कर रहा हो, तो प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स, जैसे मैंने बोला, व्हाट इज प्रोबायोटिक्स? प्रोबायोटिक्स आप कैप्सूल में भी ले सकते हो ना, इतने प्रोबायोटिक्स आ जाते हैं, जैसे सप्लीमेंट्स है, वो आप ले सकते हैं। प्रीबायोटिक्स इज फूड फॉर योर बैक्टीरिया, जो फाइबर से आते हैं। याकुल्ट इज फुल ऑफ शुगर। सो आई एम आस्किंग, नहीं विदाउट शुगर वाला भी लाने लग गए, वो ब्लू वाला? क्योंकि सब लोग अभी पता लग गया उनको कि शुगर उल्टा काम करता है। नहीं, आई गिव, वी वोंट नेम ट्रेड नेम्स, बट आई गिव प्रोबायोटिक्स विदाउट शुगर। सो वो कौन सा है? प्रोबायोटिक्स बहुत है मार्केट में रेडी क्योंकि मुझे सिर्फ 2 पता है, एक मदर डेयरी का आता है, एक याकुल्ट आता है, क्योंकि मेरा बच्चा वो लेता है। नो, यू आर टॉकिंग अबाउट दही, आई एम टॉकिंग एक प्रोबायोटिक करके ड्रिंक आता है। व्हाई डू यू वांट ड्रिंक? आप सप्लीमेंट ले लो ना, जैसे आप विटामिन ले रहे हो, या आप, हम नाम नहीं लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतने सारे इंडिया में और सस्ते मिल जाते हैं, केमिस्ट में मिलते हैं, दे वर्क वेरी इफेक्टिवली। एंट्रोजर्मिना है, एंट्रोजर्मिना वाइल्स में मिलते हैं, हम बच्चे को भी देते हैं, अडल्ट्स में भी देते हैं, वो वाइल्स, वो कैप्सूल टैबलेट्स में मिलते हैं। VSL3, रिनीफॉल, न्यूट्रोलिन भी, बहुत सारे हैं, हम लोग ये सब देते हैं। और जिसमें भी आप देखें, जब आप देखें 5 बिलियन 10 बिलियन, जो नंबर ज्यादा हो, वो जो you should have that. वो जो नंबर ज्यादा होता है, एक तो उसके अंदर बैक्टीरिया ही होता है, वो एक कैप्सूल के अंदर वो बैक्टीरिया होता है, वही तो लेना है, वही तो लेना है। वो तो डायरेक्ट बैक्टीरिया चला गया गट हेल्थ के लिए। और एक हो गया जो ये, दैट इज प्रोबायोटिक, एंड प्रीबायोटिक्स आर फूड फॉर बैक्टीरिया। तो प्रीबायोटिक जैसे फाइबर, जो आप कह रहे थे ना, वो वेजिटेबल जूस, फाइबर बैक्टीरिया का खाना है। ओके, उसी से वो मैं जो कह रही थी, शॉर्ट चेन फैटी एसिड जो बनता है, बैक्टीरिया वो शॉर्ट चेन फैटी एसिड खाते हैं, वो फूड है। अब एक चीज है, पता नहीं ये मिथ है या रियलिटी है, लोग कहते हैं कि अगर आप रेगुलरली चाय पियोगे तो आपके गट का बैक्टीरिया खत्म होने लग जाएगा, इसमें क्या सच्चाई है? बिकॉज ऑफ कैफीन, बिकॉज ऑफ ऑक्सीलेट्स एंड बिकॉज ऑफ कैफीन। बट वो 1-2 कप से नहीं होता, वो उन लोगों को होता है जो दिन में 1-1 घंटे के बाद, मतलब दिन में 10-12 कप पी लेते हैं। ओके, उनको 1-2 कप से कुछ नहीं होने वाला। बट 1-2 कप अगर रोज पियेंगे तो कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होगा। योर गट इज वेरी स्ट्रॉन्ग। अगर आप ज्यादा अब्यूज कर लो फिर ही प्रॉब्लम होगा। ओके, एंड नाउ व्हाट अबाउट अल्कोहल? अल्कोहल कितना गट हेल्थ को खराब करता है? अल्कोहल तो सब कुछ, सब सिस्टम को खराब करता है। ओके, गट हेल्थ को, व्हाई वी आइसोलेटिंग सिर्फ गट हेल्थ? ब्रेन को अभी तो साइंटिफिक स्टडीज में, जर्नल्स में लिखा गया है कि ब्रेन की साइज कम हो जाती है अल्कोहल लेने से। पहले हम कहते थे कि 1 यूनिट पीना एक्चुअली गुड है। सो इफ यू ड्रिंक 1 यूनिट ऑफ विस्की या 1 ग्लास वाइन पियो तो हार्ट के लिए अच्छा है, इट्स ग्रेट फॉर योर। हम सब, मैंने खुद, आई एम गिल्टी ऑफ इट, मैं भी पेशेंट्स को कहती थी कि 1 यूनिट अगर पी लो तो रिलैक्सेशन हो जाएगा, अगर आप वाइन पियो तो HDL बढ़ेगा। नाउ इट्स प्रूवन कि 1 ड्रिंक भी नहीं पीना चाहिए, आपका ब्रेन का साइज श्रिंक हो जाता है, मतलब आपके चांसेस डिमेंशिया के, अल्जाइमर्स, पार्किंसंस के बढ़ जाते हैं, फैटी लिवर का चांसेस बढ़ जाता है, हार्ट डिजीज का बढ़ जाता है 1 ड्रिंक से। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कभी अल्कोहल नहीं। आपने अपनी कभी लाइफ में अल्कोहल लिया? हाँ बिल्कुल।
Okay. अभी भी लेती हूँ। अभी भी लेते हो, तो अब आप क्यों लेते हो आफ्टर नोइंग दिस? बिकॉज मैं वो ही कह रही थी, अगर फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉज नेवर अ बिग ड्रिंकर, आई डोंट बिलीव इन एक्सट्रीम्स इन एनीथिंग इन लाइफ, वेदर इट इज फूड और डाइट और एनीथिंग। वो 80-20 जो मैं कह रही थी वो मैं फॉलो करती हूँ। तो पहले मैं हफ्ते में 1 या 2 ड्रिंक 2 बार पीती थी। अब मैं 2 हफ्ते में 1 या 2 ड्रिंक पीती हूँ, फर्क उतना है। तो आई वॉज नेवर अ बिग ड्रिंकर। मेरा यह मानना है कि इफ यू ड्रिंक for somebody who wants to drink socially, but socially means once a week, once in 2 weeks, वैसे ना, not every day socially, 5 times a week socially. तो कभी कभार फ्रेंड्स से बैठने से, सोशल कनेक्शन से जब आप बैठ जाओ, एक ड्रिंक पी लो, तो there is something to be said about the happiness factor. Okay. And those hormones released are different. लेकिन वो अब now people will say, लेकिन आप सोशलाइजिंग अगर हफ्ते में 5 बार करो तो 5 बार आप पी लो, वो आपके लिए खराब है। तो एवरीथिंग इन बैलेंस। लेकिन अगर जितना भी आप कम कर पाओ और अगर आप बंद कर पाओ, there is no question that alcohol is bad for you. So मैंने कभी लाइफ में पिया नहीं, am I missing something? Not at all. Very good. And please don't start. So Yeah, never. Yes. Yeah. वो some rules of life है, वो तो नहीं होगा। तो absolutely. So but alcohol is now definitely, I mean, documented to be bad for you. So point number 2, let's come to smoking. इसमें भी एक बात थी कि मेरे फादर ने लाइफ में ड्रिंक किया, बट उन्होंने एक ही चीज़ समझाई कि बेटा शुरुआत हमेशा छोटे से होती है, तो वो आपकी मर्जी है। तो वो हमने ध्यान रखा। पॉइंट नंबर 2 स्मोकिंग पर आते हैं। हाउ, मतलब इंजीरियस तो ठीक है ये, बट अब ना कॉमन हो गया है। कॉमन क्या हो गया, इवन इन माय ऑफिस स्मोकिंग इज नॉट अलाउड, बट मुझे पता है कि बच्चे बाहर जाके स्मोक करके आते हैं, तो वो ऐसा करते हैं और वो रुकता नहीं है, और वो स्टार्ट होता है एक दूसरे को देखकर। अब उसका जो मूवीज देखने जाते हैं वो सब दिखाते हैं कि क्या हो सकता है, कैंसर हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, बट इवन जैसे कहते हैं 1 से क्या होगा, 2 से क्या होगा, उसका क्या बॉडी पर, गट हेल्थ पर, इन सब पे भी इफेक्ट आता है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो डायरेक्टली हार्ट पर असर आता है। इसे लंग्स और हार्ट, जैसे लोग कहते हैं लंग्स खराब होंगे, for both, तो हार्ट पे डायरेक्टली असर कैसे आता है ये समझना है। तो व्हेन यू आर स्मोकिंग, तो हार्ट की ब्लड वेसल्स जैसे हैं जी, तो हम अगर 1 मिनट आई बी टेक्निकल, तो एंडोथेलियल लाइनिंग करके कुछ है। अभी जब हम कुछ भी स्मोक करते हैं, नॉर्मल सिगरेट या वेप, हाँ इवन वेप जब आप करते हैं, 2 किस्म के डैमेज होते हैं, वन इज फिजिकल एंड वन इज केमिकल डैमेज। फिजिकल डैमेज जैसे ब्लड प्रेशर में होता है, वो फिजिकल डैमेज है जो आर्टरीज को हार्डन करती है, वो ब्लड उस पर मतलब हार्ड वेसल्स पर जाके प्रेशर करता है, इसलिए ब्लड प्रेशर होता है। स्मोकिंग से बोथ फिजिकल एंड केमिकल दोनों डैमेज होते हैं, क्योंकि ये सब इतने केमिकल टॉक्सिन्स है स्मोक में, जब वो जाते हैं वो ब्लड वेसल्स में, वो एंडोथेलियल लाइनिंग को डिस्ट्रॉय करते हैं, और वो एंडोथेलियल जब वो लाइनिंग डिस्ट्रॉय होती है, वो ब्लड वेसल्स की लाइनिंग जब डिस्ट्रॉय होती है, उससे प्लाक बनता है और ब्लॉकेजेस होते हैं। तो स्मोकिंग डबल वैमी है, फिजिकल डैमेज होता है, केमिकल डैमेज होता है। एंड दैट्स व्हाई अगेन शोन इन सो मेनी मेडिकल जर्नल्स, जो स्मोकर्स है, लॉन्ग टर्म स्मोकर्स है, उसके हार्ट डिजीज के चांसेस कितने बढ़ जाते हैं। लंग तो आई मीन सबको पता है, लेकिन that there is direct effect on heart disease when you smoke, not many people know, लेकिन होता है। अब आज कोई ये पॉडकास्ट देख रहा है, मान लीजिए उन्होंने स्मोक किया, इनफैक्ट मैं कहता हूँ मैंने कभी स्मोक नहीं किया, बट मैं ऐसे AQI में रह रहा हूँ कि मेरा गला अभी तक खराब है, तो मुझे लगता है मैंने भी स्मोक किया। हाँ। ठीक है, तो अब मेरी लंग्स पर इफेक्ट आ चुका है। मान लेता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लंग्स तो काले हो गए होंगे अगर मैं दिल्ली में रह रहा हूँ, ऐसा मुझे लगता है। तो क्या ये रिवर्स किया जा सकता है? क्या दोबारा से लंग्स ठीक हो सकते हैं? एक बार जो मान लेते हैं PM 2.5 अगर अंदर चला गया, क्या वो निकल सकता है? इफ यू आर अ यंग पर्सन और अगर आपको बाकी कोई तकलीफ नहीं है, देन यस निकल सकता है, बिकॉज यू विल डू अदर थिंग्स ना। आप मेडिटेशन कर लो, लंग कैपेसिटी को बढ़ा दो, जैसे आप ब्रीदिंग की टेक्निक्स कर लो, आप एंटीऑक्सीडेंट्स ज़्यादा ले लो, स्मोकिंग ना कर लो, ड्रिंकिंग ना कर लो, मतलब दूसरी चीज़ जो डायरेक्ट इफेक्ट करता है। पैसिव स्मोकिंग इज एज बैड एज रेगुलर स्मोकिंग। तो यू नो व्हेन यू से कि कोई ड्रिंक्स करता है, मैं नहीं ड्रिंक करता हूँ, लेकिन मैं बाहर जाके उनके साथ खड़ा हूँ, यू आर स्मोकिंग द सेम थिंग एंड it has the same effect on your lungs, on your heart, on every part of your body. तो passive smoking is as bad. तो you can, so आप passive smoking मत कीजिए, रेगुलर स्मोकिंग तो वैसे भी नहीं कर रहे, आप प्राणायाम कर लो ताकि लंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, एंड यू टेक एंटीऑक्सीडेंट्स स्पेसिफिकली। आजकल बहुत एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं दैट अफेक्ट स्पेसिफिक ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, तो आप वो ले सकते हैं। जैसे कि क्या, मेरे को जानना है।
But these things have to be given after blood tests and after your lung examination and seen. That's why we say there is, It's not food, it's medicine. No, जैसे हम say, like, I gave you some broad spectrum probiotics gut के लिए. Yes, yes. They won't cause you harm. But if somebody came to me saying, मुझे depression है, I will give you specific probiotics for that. Okay? So similarly, you give specific probiotics for. जैसे एंटीऑक्सीडेंट्स तो मुझे अभी तक यही पता था कि फ्रेश वेजिटेबल्स एंड बेरीज से मिलते हैं, मतलब that with vegetable and fruit. Absolutely, सब fruits, सब vegetables जो colored हो, rainbow जिसको हम कहते हैं, those are all very high in antioxidants. Those are great for you. Even with supplements, if you take broad spectrum and just like resveratrol हो गया, very good antioxidants. Okay, ये क्या बोला आपने अभी, मेरे को समझ नहीं आया. Resveratrol comes from red grape. Okay. So that's why they used to say ना कि red wine पीना बहुत अच्छा है, because antioxidant वो resveratrol से आता है. ये supplement tablet होता है जो बिल्कुल आता है. अच्छा. वो antioxidant longevity world में बहुत बड़ी बात है. Similarly जो आप green tea पीते हैं उसमें एक compound है ECGC. वो antioxidant उसमें बहुत ज़्यादा है. अगर आप ग्रीन टी पीते हो और अगर आपको ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट चाहिए तो आप वाइट टी पी लो जी. इससे 10 गुना. हाँ, थोड़ी महंगी होती है. बिल्कुल. No, you're right, absolutely right. Matcha tea also is महंगी and not so nice to taste. एक बार मैंने 5 स्टार में ऑर्डर कर दी थी वाइट टी. मैंने कहा यार ये पूरे खाने का बिल क्यों ले आए चाय के. एक चाय मंगाई थी. Yeah, but that's true. But एंटीऑक्सीडेंट्स की बात करें तो मतलब ऐसे नहीं है कि सप्लीमेंट्स की ज़रूरत है. आप नॉर्मल वेजिटेबल्स और फ्रूट खा लो, एंटीऑक्सीडेंट्स मिल जाएंगे. ड्यूरिंग अ टाइम जहाँ आपका एक्सपोजर ज़्यादा हुआ है, देन यू नीड थोड़े सप्लीमेंट्स ताकि थोड़ा एक्स्ट्रा बेनिफिट मिले. सो आई हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, बट अभी मैं कट शॉर्ट करता हूँ जो अब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एक तो स्लीप की बात करते हैं, बिकॉज लोग ना स्लीप को बहुत अवॉइड कर रहे हैं और रात के 11 बजे, हो सकता है कोई पॉडकास्ट ही हमारा रात के 1 बजे सुन रहा हो, तो उसमें आप क्या बताना चाहोगे, हाउ स्लीप इज इम्पॉर्टेंट फॉर लॉन्जेविटी. जब हम जिंदा ज़्यादा रहने की बात करते हैं तो स्लीप कितना इम्पॉर्टेंट है? माय गॉड, आजकल के ज़माने में लोग कहते हैं कि जितना न्यूट्रिशन है उतना ही इम्पोर्टेंट स्लीप और एक्सरसाइज है. इट्स दैट इम्पोर्टेंट. क्यों? क्योंकि अगर आप रात को बहुत ज़्यादा लेट सो, सवेरे एक दिन अगर आपको स्लीप कम मिला या आप ज़्यादा लेट, जो आपका समझो 10 PM का टाइम है, और अगर आपने एक रात 1 बजे या 2 बजे आप सो गए, एक दिन या 2 दिन में आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकता है, विच मीन्स आपका इंसुलिन ठीक से काम नहीं करता सवेरे और आपका मॉर्निंग शुगर थोड़ा ज़्यादा हो जाए. और अगर ये हैबिट बन जाए तो आपका सवेरे का शुगर अगर हमेशा थोड़ा ज़्यादा हो गया तो क्या हो जाएगा? क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, जो हम जिसकी बात कर रहे हैं. क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन और लॉन्जेविटी तो साथ में जा ही नहीं सकते. अगर आपको लंबा जीना है और हेल्दी जीना है तो इन्फ्लेमेशन कम करना है. सो यू नीड योर इंसुलिन डाउन, विच मीन्स यू कांट हैव स्लीप डेफिसिट. एक दो हार्मोन है, लेप्टिन और ग्रेलिन. ये हार्मोन्स ऐसे हैं, एक हमको बताता है कि नहीं हमने बहुत खा लिया, अब हम और नहीं खा सकते, ये लेप्टिन करता है. ग्रेलिन ऐसा हार्मोन है, आपने पूरा प्लेट चना भटूरा का खा लिया, आपको बहुत फुल होना चाहिए, लेकिन कहता है नहीं अभी गाजर का हलवा ला दो, अभी नहीं दूसरा भी ट्राई करते हैं, दूधी का हलवा ला दो, जो भी. उनको सटाइटी का सिग्नल नहीं मिलता, ये ग्रेलिन करता है. जब रात को आप सोते नहीं हो, ये बैलेंस बिल्कुल उल्टा हो जाता है और ग्रेलिन की मात्रा इतनी ज़्यादा हो जाती है कि आपको सब कुछ खाना है, तो फिर क्या होगा? मोटापा हो जाता है, ओबेसिटी होगी, राइट? ओबेसिटी होगी, फिर वो इन्फ्लेमेशन, विशियस साइकिल. यस, मैं इसका अभी एग्जांपल देता हूँ और मैं से फिर क्वेश्चन पूछूंगा. जैसे हुआ क्या, हमने डिनर कर लिया अराउंड 7 o'clock. अब हमें एक फंक्शन में जाना था और हमें पता था कि हमें लेट होगा, मतलब दूर है थोड़ा सा. अब हम उस फंक्शन में पहुंचे रात के 10 बजे, बट उन्होंने रोक लिया, 12 बज गए और हमें आते आते रात का 1 बज गया. मेरी स्लीप डिस्टर्ब, मतलब अल्टीमेटली मैं क्या करता हूँ, मैं गाड़ी में सो जाता हूँ, मैं ड्राइवर लेके जाता हूँ, बट कभी कभी नहीं भी सो पाते. वो डीप स्लीप पे तो आप जाओगे, दैट्स ब्रोकन स्लीप, दैट डजंट वर्क. सो इट डजंट वर्क. अब मैं रात में 1:30 बजे सोया. अब 2 चीजें हैं. एक तो मैं रोज सुबह मान लीजिए 6 बजे उठता हूँ, तो क्या मुझे सुबह 6 बजे उठना चाहिए? पॉइंट नंबर 2 कि मैं अपनी पूरी 8 घंटे या 7 घंटे की स्लीप पूरी लेके उठूं. ये मेरा पहला क्वेश्चन है आपसे. 2 चीजें हुई, आज मेरा स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब हुआ, अगले दिन मेरा एक रूटीन था 6 बजे उठने का, मैं अगले दिन उसे कवर अप करूंगा स्लीप को या नहीं भी कर पाऊंगा, दिन में नहीं सो पाते.
तो क्या मैं सुबह टाइम पर उठूं या मैं एक दिन थोड़ा सा लंबा सो लो, क्योंकि देखा गया है कि स्लीप डिफिसिट तो है, जैसे आपने कहा, बहुत लोग कहते हैं कि हम वीकेंड पर कवर कर लेंगे, हम बाहर गए हैं, शादी का सीजन है, ये वो, बहुत अभी वीकेंड पर यू कांट कवर स्लीप डिफिसिट वीकेंड पर, ये डॉक्यूमेंटेड है। तो अगर आपको कवर करना है वो दिन में कवर करना है, लेकिन अगर आप ये हैबिट बना दोगे और हर रोज़ कर लोगे तो एक दूसरी चीज़ है जिसको हम सर्केडियन रिदम कहते हैं, विच मीन्स यू हैव टू स्लीप मोर और लेस द सेम टाइम, वेक अप एट द सेम टाइम, वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो अगर एक आध दिन ऐसे हो गया तो आप एक्स्ट्रा स्लीप कर लो, ऐसे नहीं कि मैं सैटरडे संडे तक ठहर लूँगा और तभी कर लूँगा, उसी दिन सो जाओ। बिल्कुल बिल्कुल। सो यहाँ पर मैंने ये चीज़ फील करी, वाइफ ने, मैंने, दोनों ने खाना खा लिया, 7 साढ़े 7 बजे तक खा लिया। हम शादी में गए, हमने सोच रखा था हम कुछ नहीं खाएंगे, हमने सोच के ही गए थे ज़्यादा से ज़्यादा सूप पी लेंगे और कुछ नहीं करेंगे। बट जब शादी में गए, लेट होता गया, और जब किसी ने बोला अरे ये टेस्ट करो, ये खाओ, और मैंने ऑब्जर्व किया कि मुझे नहीं भी खाना था तब भी मैं थोड़ा थोड़ा खाता चला गया, खाना नहीं था। बट जो वो स्लीप डिस्टर्ब हुई, मेरा 10 बजे का सोने का टाइम है लास्ट, अब 10 साढ़े 10 से जैसे ही लेट होना शुरू हुआ, अब अगर कुछ खाने के लिए आ रहा है तो मैं खा रहा हूँ उसे। So could be because of that hormone you were talking about? Yes, absolutely. कितने बार रात को टीवी जब हम देखते हैं, सडनली पूरे खाना खा लिया है सब कुछ, लेकिन कुछ मन करता है खाने के लिए while watching TV. वो भी मैं देख रहा था एक रिपोर्ट, रात में 2-2 बजे लोग ऑनलाइन खाना मंगा रहे थे। Yes, exactly. ये इस वजह से होता है। And there is a system, एंडोकैबिनॉइड करके सिस्टम है ब्रेन में, जो एक्चुअली ये लेप्टिन, ग्रेलिन और ये सबको रेगुलेट करता है, और ये सिस्टम बिल्कुल वर्क एज गुड एज नहीं करता, इट ब्रेक्स डाउन। तो ये लेप्टिन, बिकॉज लैक ऑफ स्लीप। यस, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्लीप। क्या इसमें अल्कोहल भी एक फैक्टर है खराब होने का? ऑफ कोर्स, एब्सोल्युटली। दैट्स व्हाई हम कहते हैं ना, जो लोग कहते हैं कि अल्कोहल पीने से आई फील वेरी स्लीपी, आई गो टू स्लीप, नहीं, अल्कोहल सिडेट्स यू, अल्कोहल डज नॉट मेक यू पुट यू इन डीप स्लीप। सेडेशन और डीप स्लीप में बहुत फ़र्क है। तो जो लोग ऑरा रिंग पहनते हैं उनको पता लगेगा, जब वो अल्कोहल पीते हैं उनको डीप स्लीप नहीं मिलती, सो इट डिस्टर्ब्स योर स्लीप। सो जब हम डीप स्लीप की बात करते हैं, कुछ लोग डीप स्लीप को सिंपली ऐसे बोलते हैं, जिस नींद में सपने ना आए वो बहुत अच्छी स्लीप है। इज इट सो? नो। हाँ, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? वी ऑल ड्रीम इन आवर स्लीप। ओके। कभी कभी हमको पता लगता है, कभी नहीं पता लगता। We remember or we do not. Yes, that's right. वो उस पर निर्भर करता है कि we have something called rapid eye movement, Yes, rapid different sleep this thing, and non-rapid eye movement. So that is deep sleep cycle and not deep sleep cycle. तो जिस साइकिल में आप ज़्यादा हो रात को, उस हिसाब से आपको याद रखेगा, आप याद रखेंगे या नहीं याद रखेंगे, लेकिन we all dream. So याद रखना सही है, गलत है? So that also depends on what time of the night you're. Most people remember their dreams morning वाले जो होते हैं, वो ठीक है, because you're close to waking up. Okay. So now last few questions. एक क्वेश्चन आ जाता है जब हम हेल्थ की बात करते हैं, डाइटिंग की बात करते हैं, हमारे इनफैक्ट अगर ट्रेडिशंस में देखें तो फास्टिंग का एक बहुत महत्व है। फास्टिंग कुछ लोग हर ट्यूसडे करते हैं, कुछ लोग हर मंडे करते हैं, कुछ लोग कभी कभी करते हैं, कुछ लोग साल में करवा चौथ पे करते हैं। बट अभी मैंने इस बार देखा कि लोगों ने जैसे दिल्ली में खासकर करवा चौथ का फास्ट था, तो क्या है कि जैसे जब से मेरी शादी हुई है तो मैं देखना चाहता था कि ये कितना मुश्किल है वाइफ के लिए, तो मैं साथ में रख लेता हूँ, तो मुझे लगता है फास्टिंग है मेरे लिए, इट डजंट मैटर। तो इतना कुछ मुश्किल है नहीं, मेरे को लगता है पागल बनाता हूँ ठीक है, इतना मुश्किल नहीं है एक्चुअली, क्योंकि आप घर पे रहते हो, आप इतनी एक्टिविटी नहीं कर रहे, आप सूरज में नहीं जा रहे, तो आपको इतना प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए अगर आपकी हेल्थ अच्छी है। तो अगर कुछ प्रॉब्लम्स है तो कुछ अलग हो सकता है। बट मैंने क्या ऑब्जर्वेशन करा कि लेडीज का ऐसा हो गया कि सुबह सुबह उठ गए, फिर दोपहर में पूजा करी, एक चाय पी ली, फिर शाम को 4 बजे जूस ले लिया, और कभी कभी बीच में कुछ मंचिंग भी कर ली, और फिर रात में बोला हमने तो करवा चौथ का फास्ट रखा है। सो ये बहुत ज्यादा हो गया, मतलब इवन सासू माँ बोलते हैं नाना बस ऐसे ऐसे कर लियो, मैं भी ऐसी करती हूँ, ठीक है चलेगा। तो क्या ये सही है? और दूसरी चीज, जो फास्टिंग्स है उसका कितना इंपॉर्टेंस है? आई थिंक फास्टिंग कैन वर्क ब्रिलियंटली फॉर यू। अगर आपको आप लॉन्जेविटी देखें तो फास्टिंग करना चाहिए। ऑफ कोर्स देयर इज अ ग्रुप ऑफ पीपल जिसको बिल्कुल नहीं करना चाहिए, एंड आई कैन टॉक अबाउट दैट, लेकिन बाकी लोगों को फास्टिंग करना चाहिए।
अभी कौन सी किस्म की फास्टिंग है? अगर आप फास्टिंग सिर्फ रिलीजियस पर्पस के लिए कर रहे हो तो अलग बात है। जब आप कर रहे हो तो जैसे आपने कहा वैसे काइंड ऑफ फूड नहीं खाना चाहिए, थोड़ा प्रोटीन और गुड फैट लेना चाहिए जो अलाउड है मोस्ट फास्ट में जी। इंस्टेड ऑफ हैविंग फ्रूट जूस, फ्रूट खा लो इंस्टेड। तो बाकी अगर आप फास्टिंग कर रहे हो ताकि आपको डिजीज़ ना हो, ताकि आप मेटाबॉलिकली फिट हो, मेटाबॉलिकली जैसे हमने कहा ब्रोकन नहीं रहे, तो उसको डिफरेंट टाइप्स ऑफ फास्टिंग, जो 16-8 जो सब लोग करते हैं मोस्ट फेमस, जो 16 आवर्स नहीं खाएं और फिर 8 आवर विंडो में खाएं। नाउ आई टेल यू प्रोज एंड कॉन्स ऑफ दैट। फास्टिंग इफ डन करेक्टली, और मैं हमेशा कहती हूँ कि फास्टिंग को मेडिकल गाइडेंस के अंदर ही करना चाहिए, एंड एवरीवन आस्क्स मी लेकिन फास्टिंग और मेडिकल गाइडेंस, लेकिन मैं आपको समझाती हूँ क्यों। फर्स्ट ऑफ ऑल बेनिफिट्स ऑफ फास्टिंग, अल्जाइमर्स, डिमेंशियाज की चांसेस बहुत कम हो जाती है, बिकॉज देयर इज समथिंग कॉल्ड BDNF, ब्रेन डिराइव न्यूरोट्रोपिक फैक्टर, जो बढ़ता है नेचुरली, जैसे एक्सरसाइज में बढ़ता है वैसे फास्टिंग में बढ़ता है। सो दैट हेल्प्स यू विथ योर ब्रेन। सो कॉग्निशन बिल्कुल ठीक रहता है, इंसान 70 हो, 80 हो, 90 हो, उससे बहुत फ़ायदा पड़ता है। हार्ट डिजीज़ के लिए बहुत अच्छा है, डायबिटीज़ प्रिवेंशन के लिए, मोटापा कम करने के लिए, नॉट जस्ट वेट लॉस लेकिन फैट लॉस कट करने में बहुत फ़ायदेमंद है। तो इट रियली हेल्प्स। लेकिन अगर किसको हार्मोनल प्रॉब्लम हो, अगर किसको थायराइड की प्रॉब्लम हो, अगर कोई प्रेग्नेंट हो, बच्चा हो, विमेन जो पीरियड के टाइम पर ज़्यादा करते हैं, बिफोर पीरियड एक्स्ट्रा करते हैं फास्टिंग, उनके लिए बहुत ख़राब है। तो यू हैव टू चूज़ कौन करेगा, कैसे करेगा। दूसरी बात है, प्रोटीन का बहुत महत्व है लॉन्जेविटी में। हमारे कंट्री में तो हर दूसरा इंसान प्रोटीन में बहुत कम है, नॉर्मल टारगेट भी नहीं मिलता। अगर आप सिर्फ 8 घंटे में खाओगे तो कितना खाओगे, कैसे खाओगे? योर बॉडी कैन नॉट टेक इन मोर देन 40 grams ऑफ प्रोटीन पर सिटिंग। ओके, वो डाइजेस्ट भी नहीं कर पाएगी। हाँ बिल्कुल। तो फिर कैसे कर पाओगे? अगर आप सिर्फ 2 मील ले रहे हो, कितना आप लोगे? अगर 100 किलो का बंदा है तो अगर आप 40 ग्राम भी ले लो, मुश्किल से 80 grams एट बेस्ट होगा। लेकिन मोस्ट पीपल 40 grams एक सिटिंग में नहीं लेते, they take 10 grams, 15 grams, फिर प्रोटीन डिफिसिट होता है। सो यू हैव टू बैलेंस एंड प्लान अ वे कि 8 घंटे में भी ऐसे कर लो कि प्रोटीन आपको कम नहीं मिले, क्योंकि फिर मसल ब्रेकडाउन हो जाएगा। और अगर मसल ब्रेकडाउन हो गया और अगर आपको ऑस्टियोपेनिया या ऑस्टियोपोरोसिस हो गया तो लॉन्जेविटी को आप छोड़ दो, नहीं होने वाला। मैं स्टैटिस्टिक्स आपको बताती हूँ। एज 60-70 के बाद जिसको फ्रैक्चर होते हैं, फॉल होते हैं और फ्रैक्चर होते हैं, हिप फ्रैक्चर होते हैं, द चांसेस ऑफ रिड्यूसिंग लाइफ स्पैन within 1 year goes down by 50%. They cannot reduce their lifespan now. No, they've reduced, meaning they die within the first year. They will die. Within 50% of those people get immobility and die within the first year of a hip fracture. Oh my God. Okay? और उसका रीजन क्या होता है फ्रैक्चर का उनका? Mostly osteoporosis. तो osteoporosis का मेन रीजन हो गया प्रोटीन नहीं लिया था. Yes. तो मोस्ट पीपल आर थिंकिंग कैल्शियम, इट्स एक्चुअली प्रोटीन। सो इट्स प्रोटीन। तो अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर लोगे, और अभी तो न्यू फैड आ गया कि ओमैड, 1 meal a day, अगर आप ओमैड कर लोगे, मैं ओमैड किया, कैलोरीज कम, बिकॉज एवरीवनस ऑब्सेस्ड विद कैलोरीज कम हो गए, मेरा मोटापा कम हो गया, जो होना है क्योंकि आप खा नहीं रहे हो, लेकिन आपके बोल्स भी ब्रिटल हो गए। लॉन्जेविटी तो छोड़ दो ना, पीछे छोड़ दो, कैसे होने वाली है? तो एवरीथिंग हैज टू बी बैलेंस्ड, एवरीथिंग हैज टू बी प्लान्ड अंडर गाइडेंस। मैं खुद लोगों को कहती हूँ कि ठीक है आप ओमैड कर लो, कैसे कर लो? हफ्ते में 1 बार कर लो, ताकि आप मेटाबॉलिकली स्ट्रांग रहो। जो पीपल को थायराइड है, हाशिमोटोस है, उनको नहीं करना। आई एम गिविंग एन एग्जांपल। तो बहुत लोग हैं जिससे नहीं करना, बहुत लोग हैं जिससे करना। मोस्ट वुमेन प्री पीरियड के टाइम पर उनको बहुत स्वेलिंग हो जाती है। इतने लोग आके कहते हैं हमको वुमेन कि हमारे रिंग्स टाइट हो गए, वाटर रिटेंशन हो गया, माय फेस इज लुकिंग पफी, कितने लोग कहते हैं। और वो टाइम पर क्या होता है फिर? प्रेगनेंसी के टाइम पे? नहीं, पीरियड के पहले। तो विच मीन्स फ्रॉम द टाइम यू आर 15 टू द टाइम यू आर 50-55, इतने 3-4 डेकेड हो गए। हाँ, प्री पीरियड के टाइम पर सब वुमेन को वाटर रिटेंशन, मोस्ट वुमेन को वाटर रिटेंशन हो जाता है, ब्लोटिंग कहते हैं। तो सब लोग आके कहते हैं, लंबा फेस हो जाता है, ब्लोटिंग हो गया, मैं तो इतने कम खा रही हूँ। ऐसे प्रॉब्लम यही है, आप कम खा रहे हो, नॉर्मल खाना खाओ, ब्लोटिंग कम हो जाएगा। एंड दे थिंक आई एम कुकू, यू नो, आई एम टेलिंग देम, बिकॉज क्या होता है, आपका ईस्ट्रोजन नॉर्मल बढ़ता है
पीरियड के पहले, सॉरी प्रोजेस्टेरॉन, माय मिस्टेक, प्रोजेस्टेरॉन बढ़ता है पीरियड के पहले। प्रोजेस्टेरॉन जब बढ़ेगा आपका इंसुलिन भी बढ़ेगा, ये नॉर्मल फिजियोलॉजी है। इंसुलिन को ऊपर रखने के लिए हमको खाना चाहिए। वो टाइम पर अगर हम फास्टिंग करें और ओमैट करें और नहीं खाए तो प्रोजेस्टेरॉन और इंसुलिन का रेशियो बिल्कुल चेंज हो जाता है। फिर जाके आप एक्सरसाइज भी करोगे, क्योंकि मेरा ब्लोटिंग गया, मैंने खाना भी नहीं खाया, मुझे इतना ब्लोटिंग है, अभी मैं जाके एक्सरसाइज करूंगी, ज़्यादा कर लूंगी एक्सरसाइज। क्या हो गया? कॉर्टिसोल लेवल बढ़ गया, क्योंकि खाना नहीं खा रहे हो। कॉर्टिसोल लेवल ऊपर बढ़ गया मतलब फैट स्टोर रहेगा। तो बेचारी आप सोच लो, खाना नहीं खा रहे हो, एक्सरसाइज बहुत ज्यादा कर रहे हो, ऊपर से वजन बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है। हाँ। तो मैं उनको सिंपल प्रिस्क्रिप्शन कर ली, फॉरगेट एवरीथिंग, फास्टिंग को छोड़ दो। मैं ही आपको कह रही हूँ कि फास्टिंग बहुत अच्छा है, लेकिन आपके लिए अच्छा नहीं है, महीने के ये टाइम पर अच्छा नहीं है। पीरियड के बाद आपको जाके जिम में बहुत एक्सरसाइज करनी है, आपको कम खाना है, योर हार्मोन्स आर गोइंग टू सपोर्ट यू, एट दैट टाइम यू विल लूज ऑल योर वेट। तो ये किसको समझाना है ना। लेकिन सो बिफोर periods and after periods आपने कहा अलग अलग तरीके का fasting and workout। Before period a woman should rest and not work out too much and not do long fasting। And after periods you do extensive fasting, no problem, you work out a lot, no problem, you will lose the weight। और डबल स्पीड में जाएगा। Yes, क्या बात है। इतनी सिंपल सी बात है, लेकिन महीने और सालों लग जाते हैं, and then people get depressed and they come to us like, to me it's so clear कि आप क्यों नहीं कर रहे हो, लेकिन you need to understand physiology Right for that। वंडरफुल। मुझे लग रहा है कि खैर ये पॉडकास्ट खत्म नहीं होना चाहिए, मुझे काफी मजा आ रहा है। मेरा फ्लाइट मिस हो जाएगा। ना तो बस आज के लिए आई थिंक लोगों को काफी कुछ सीखने को मिला होगा, एंड डेफिनेटली वेरी वैल्यूएबल इनसाइट्स जो आपने बताया वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लोगों को बहुत कॉमन लगता है, और ये जो कॉमन चीज़ें हैं ये इतना बड़ा इम्पैक्ट डाल सकती हैं लोगों की लाइफ में। शायद इस पूरे पॉडकास्ट को सुनने के बाद लोगों को समझ आए और लोग इसे शेयर करें, क्योंकि मैंने जैसे स्टार्टिंग में बोला था, इट इज़ नॉट जस्ट अ वीडियो, इट इज़ नॉट जस्ट अ पॉडकास्ट, इट इज़ फ्री कंसल्टेशन। तो आपको जो है फ्री कंसल्टेशन मिला है, इसे अपने पूरे फ्रेंड सर्कल में, सोशल मीडिया पर जहाँ जहाँ पे भी आप मौजूद हैं इसे शेयर कीजिए। एंड मैम का जो चैनल का लिंक है और इंस्टाग्राम का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डू फॉलो। एंड थैंक यू सो वेरी मच। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल दैट टाइम यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद। Thank you Pushkar for having me. And on all my social medias, I put up so much of this only to educate people. And this is what I actually wrote even in my book on during COVID. So they can pick it up. Your name is? COVID and post-COVID recovery. But it tells you real life tools on how to reduce inflammation. And that whole book, inflammation की बात तो अभी कर रहे हैं, लेकिन मैंने पूरा किताब में inflammation की बात लिखी है उसमें। वेरी नाइस। सो आप उसे Amazon पे जाके ऑर्डर कर सकते हैं और ज़रूर पढ़िए। थैंक यू सो मच।